Hello everyone, welcome to next IAS UPPCS Anklan Mains Test discussion. So in our today's session, we are going to discuss from question number 1 to question number 10. हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन किस तरीके का होना चाहिए, मेन पार्ट में आपको किस तरीके के पॉइंट्स कैसे प्रेजेंटेशन के साथ लिखने हैं, और अंत में हाउ यू शुड एंड योर आंसर इन कंक्लूजन. ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इन आवर टुडेज सेशन. जो हमारा मीडियम होगा डिस्कशन का, दैट विल बी बोथ द लैंग्वेज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. हम दोनों माध्यम में इस टेस्ट की डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज डिस्कशन. तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स इन इंडिया. हमारे देश में माइनॉरिटी राइट्स के प्रोटेक्शन को लेकर के कौन कौन से कानूनी प्रावधान हैं उसके बारे में बताइए. अगर आप देखेंगे तो इंडिया में इलेक्शन के थ्रू हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं एंड दे फ्रेम द पॉलिसीज. जो इलेक्ट होते हैं उसमें जो चॉइस होती है दैट इज ऑफ द मेजॉरिटी. सो इन आवर कंट्री इट इज द वॉइस ऑफ द मेजॉरिटी. जो इलेक्ट होते हैं सो ये किनके वॉइस होते हैं, किनके चॉइस होते हैं बेसिकली. सो इन आवर कंट्री इट इज द चॉइस ऑफ द मेजॉरिटी. और अगर मेजॉरिटी की चॉइस है कि ये पर्टिकुलर पर्सन इलेक्ट होकर के पॉलिसी को फ्रेम करें, तो वॉइस किन की होनी चाहिए? देयर शुड बी अ वॉइस ऑफ द माइनॉरिटी. ओके, सो दिस इज द ब्यूटीफुल कोहेरेंस इन आवर इंडियन डेमोक्रेसी. जहां पे मेजॉरिटी की चॉइस है वहीं पे माइनॉरिटी की वॉइस है. So this is what that you need to mention in the introduction. फिर आपको एक हेडिंग देकर के, सब हेडिंग देकर के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताने होंगे. तो अगर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15 बात करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth. There shall not be any kind of discrimination. किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. सेकंड, आर्टिकल 16 जो बात करता है इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट, की जॉब में, रोजगार में हर कोई एक समान होंगे, हर किसी के पास समान मौके होंगे, समान अपॉर्चुनिटी होगी. देन आर्टिकल 25 जो बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, जहां पे हर किसी के पास अधिकार है अपने धर्म को चुनने का, उसको फ्रीली प्रोफेस करने का, एक्सप्रेस करने का. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग. ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं हमारे संविधान में जो माइनॉरिटी के राइट्स को, उनके हक को प्रोटेक्ट करता है. देन वी हैव आर्टिकल 26. आर्टिकल 26 कहता है जो माइनॉरिटी है वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं. दे कैन एस्टैब्लिश एंड मैनेज द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. वो प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं. देयर विल बी अ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, की वो किस तरीके से अपने इंस्टीट्यूशन को चलाना चाहते हैं, दैट दे विल हैव द ऑटोनॉमी देयर. देन आर्टिकल 29 जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के, माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. आर्टिकल 30 जो बात करता है राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन. जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उन्हें एस्टैब्लिश करने का. माइनॉरिटी में कौन कौन आएंगे? इस्लाम धर्म के लोग आएंगे, सिख आएंगे, बुद्धिस्ट आएंगे, जैन आएंगे, क्रिश्चियन आएंगे. ओके, दे ऑल बिलोंग्स टू द माइनॉरिटी सेक्शंस ऑफ इंडिया. ओके, सो आर्टिकल 30 इन सभी लोगों के बारे में बातें करता है. Then we have Article 350A and 350B that talks about the linguistic minority. देखो minority दो तरीके के हैं, एक religious minority, दूसरे linguistic minority. तो religious minority में तो define है कि ये these are the particular person who belongs to the religious minority. लेकिन linguistic minority में कौन आएंगे, कौन कौन से linguistic minority के लोग हैं, that is yet to be defined. ये अभी तक defined नहीं है, लेकिन Article 350A और 350B बात करता है linguistic minority के बारे में. ओके, तो दीज आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो प्रोटेक्ट करता है हमारे माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को. ओके, क्योंकि ये उनके कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखता है. क्योंकि देखो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी की चॉइस है, तो हो सकता था ना कि खतरा हो कि मेजॉरिटी की बातें ही सुनी जाए, माइनॉरिटी को इग्नोर कर दिया जाए. फॉर दैट रीजन ample amount of provisions are being done in our constitution so that interest of the minorities are taken care of. इसीलिए इनके कल्चर और रिलीजियस आइडेंटिटी मेंटेन रहते हैं. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये अपना बनाते हैं सो दैट इनकी जो लिटरेचर है, इनकी जो तालीम है वो सही तरीके से पहुंचाया जा सके. ठीक है,
इनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो, इनके जो अगेंस्ट किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके की भेदभाव वाली स्थिति उत्पन्न ना हो, इसीलिए ये सारी चीजें की गई है और गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू भी इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन। फिर आपको अंत में लिखना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बनाया गया है ताकि सबका development हो सके। There should be a holistic development of each and every sections of our society, because India is a diversified country और इस diversity में unity बनाने के लिए this is important that the rights especially of the minority sections of the country should be protected, क्योंकि majority तो अपने rights को preserve कर सकते हैं, but minority को institutional support की जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू वो अपने चीजों को प्रिजर्व कर सके, अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सके, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन इन द कंक्लूजन। तो ये थी हमारे लिए पहला क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन द इंडियन कंटेक्स्ट एंड एग्जामिन हाउ जुडिशियल एक्टिविज्म हैज इन्फ्लुएंस्ड दिस बैलेंस। ये बेसिकली क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर के। जो सेपरेशन ऑफ पावर बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है। ओके, फ्रांस में क्या होता है, वहां पे किंग ही हर चीज डिसाइड करते थे। सो देयर वाज एम्पल प्रॉब्लम इन फ्रांस, है ना, किंगशिप को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी फ्रांस में। तो आफ्टर रिवोल्ट पीपल रियलाइज्ड कि अगर पावर हर किसी के हाथ में होगा, स्पेशली मोंटेस्क्यू का ये आइडिया, मोंटेस्क्यू प्रोपगेटेड दिस आइडिया कि अगर पावर डिवाइडेड होगी, सेपरेटेड होगी, सो देयर विल बी अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट और स्टेट स्मूथली रन करेगा। तो वहीं से कॉन्सेप्ट आया सेपरेशन ऑफ पावर का, जहां पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी बोथ विल वर्क इन सिंक सो दैट द स्टेट कैन वर्क प्रॉपरली एंड द राइट्स ऑफ पीपल विल बी प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड। ओके, तो ये चीजें आपको अपने इंट्रोडक्शन में लिखनी है कि ये प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करके रखता है जो सेपरेशन ऑफ पावर है। नाउ व्हाट इज द फंक्शनल इंटरप्रिटेशन, क्या है? अब इंडिया में अगर आप देखोगे तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। Like US, in US there is a strict separation of power, but in India we do not have the strict separation of power. ठीक है, देयर इज अ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस। जो जुडिशरी का काम ही है इंटरप्रेट करना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। अगर लॉ मेकर्स कौन है, हमारे पार्लियामेंट में बैठने वाले, दे आर द एमपीज, है ना, दे आर द लॉ मेकर्स। तो वो जिस तरीके का लॉ बनाएंगे, क्या ये न्याय संगत है, क्या ये संविधान संगत है, उस चीज का चेक करना किसकी जिम्मेदारी है? जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो कानून बनाया जाएगा उसका इंप्लीमेंटेशन किसके हाथों में है? एग्जीक्यूटिव्स के हाथों में होती है उसकी इंप्लीमेंटेशन। सो देयर इज अ कोऑर्डिनेटेड efforts by all the three sections of our organs, of the three organs of our government, judiciary, legislature and executive। तो ये तीनों लोग एक सिंक में काम करते हैं, एक फ्लो में काम करते हैं, जिससे कोऑर्डिनेशन बना रहे और पॉलिसी की जो इंप्लीमेंटेशन है वो बेहतर तरीके से हो सके। लेजिस्लेचर का लॉ मेकिंग में रोल है, जो उस लॉ को इंप्लीमेंट करने की रिस्पांसिबिलिटी एग्जीक्यूटिव की है, और कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करने की किसकी रिस्पांसिबिलिटी है? जुडिशरी की, जिससे चेक एंड बैलेंस बना रहे हर किसी के अंदर। और ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, दैट इज मेंशन इन द आर्टिकल 50, जो कि हमारे डीपीएसपी का पार्ट है। केशवानंदा भारती का एक जजमेंट आया था सुप्रीम सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड, दैट सेपरेशन ऑफ पावर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। सो जुडिशियल एक्टिविज्म ने किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया? तो सबसे पहला है पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पीआईएल ये एक तरीके का टूल है जहां पे जुडिशियरी देखती है कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन कहीं संविधान से अलग तो नहीं हो गया है, तो पीआईएल के थ्रू जुडिशियरी जो है वो चेक करने की कोशिश करती है। देन जुडिशियरी इंटरप्रेटिंग सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, तो जैसे उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश है, 1993 का जो केस है वो बात करता है राइट टू एजुकेशन को लेकर के, जो अब आर्टिकल 21 में मेंशन्ड है ना। दिस इज द थिंग। देन लेजिस्लेटिव ओवररीच, जो मिनर्वा मिल केस हुआ था 1980 में, और आईआर कोहिलो केस 2007 में, ये जुडिशरी ने पार्लियामेंट के जो अटेम्प्ट है जो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का है, उसे कर्टेल करने की कोशिश की गई यहां पे। ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो जुडिशियल एक्टिविज्म कई बार सेपरेशन ऑफ पावर में आता है। फिर जुडिशियल ओवररीच एलिगेशंस, देखो कई बार जुडिशरी क्या कहते हैं ना, जैसे अभी हाल फिलहाल में
अभी हाल फिलहाल की अगर आप बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, प्रेसिडेंट को एक तरीके से ऑर्डर दिया कि विद इन अ लिमिटेड टाइम, 3 महीने के अंदर आप कोई भी बिल को पास करके भेजिए। अब ये जुडिशरी का काम तो है ही नहीं, दैट इज टोटली द व्यू पॉइंट एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें प्रेसिडेंट रेफरेंस मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट से कि आप कैसे डिक्टेट कर सकते हो, हाउ सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्टेट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो दैट इज आल्सो अ वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, है ना। सो ये एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट एग्जांपल जहां पे जुडिशरी ने प्रेसिडेंट से मांगा है, प्रेसिडेंट को कहा है कि आप 3 महीने के अंदर बिल को भेजिए, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग। फिर सो दीज आर द थिंग्स जो आपको अपने लिखने हैं, ये सब पार्लियामेंट सोवरेनिटी को इंपैक्ट करता है, तो यही पॉइंट्स आपको लिखने हैं। फिर लास्ट में आपको लिखना है कि इंडिया रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो नहीं करता है, इंडिया एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस को फॉलो करता है। इंडिया फॉलोज द प्रॉपर चेक एंड बैलेंस, ठीक, जहां पे हमारा क्या होता है, सभी ऑर्गन्स अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके, जहां पे सभी लोग साथ में मिलकर के काम कर सके और पॉलिसी की बेहतर इंप्लीमेंटेशन कर सके। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन इन द कंक्लूजन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 सेज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी। Discuss how the constitutional and legal framework in India ensures this and analyze its limitations। कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो होते हैं वो तो डेमोक्रेसी का बेडरॉक है ना, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो लोगों की जो विल है दैट विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, है ना। और कैसे इंश्योर होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और इसके लिमिटेशंस क्या है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन की अगर बात रहेगी तो आप बताएंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, इट विल बी अ इलेक्टेड ऑटोक्रेसी। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे सो देयर विल बी द इलेक्टेड ऑटोक्रेसी, ठीक है। फिर तो ऑटोक्रेसी हो जाएगी ना, और वो भी इलेक्टेड, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग दैट यू नीड टू मेंशन इन द इंट्रोडक्शन। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के बारे में बात करेंगे, जहां पे आप बताएंगे आर्टिकल 324 जो बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट, है ना। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दैट विल बी इंडिपेंडेंट। देन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में बात करता है। देन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो आर्टिकल 326 के अंदर में है, जहां पे कोई भी जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं और जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में है, दे आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट, और उनका अपना ओपिनियन होगा। ये मतदान होता है, ठीक है। ये दिस इज द मतदान, अपने मत का दान करना, अपनी जो विचारधारा है उसके अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग अपने विचारधारा वाली पार्टी को जितवाना या फिर उन्हें वोट देना। ओके, दैट इज द थिंग अंडर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देन डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट है, ये एक्ट प्रोवाइड करता है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी टाइम टू टाइम, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जो किस चीज के बेसिस के ऊपर डिफाइन होती है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। और हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है, जिसके बेसिस पे क्या होता है, डिसाइड किया जाता है कि ये पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि पॉपुलेशन तो इंक्रीज करती है ना टाइम टू टाइम, तो उस पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन किया जाता है। तो डिलिमिटेशन कमीशन आल्सो देयर इन ऑर्डर टू इंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देयर इज अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है, ताकि जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं जो लीडर्स हैं वो किसी भी तरीके का अनुचित कार्य ना करे, या फिर जो वोटर्स हैं उनको बहकाने का, डराने का, धमकाने का कार्य ना किया जाए। तो स्ट्रिक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक, जिसका वायलेशन नहीं हो सकता। ईवीएम का यूज किया जाता है बिकॉज ईवीएम कैन नॉट बी हैक्ड, इसको हैक नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो और लोगों को पता भी नहीं चलेगा, किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को ये पता नहीं चलेगा कि किसने किसको वोट दिया है। तो इससे जो वोटर हैं उनकी सेफ्टी भी इंश्योर होती है। ओके, एंड देयर इज अ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द इलेक्टोरल डिस्प्यूट अंडर आर्टिकल 329B एंड ओके, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। देन स्ट्रक्चर और प्रोसीजर, इसके लिमिटेशंस क्या क्या है। अब देखो, सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी जो स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। हालांकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो
कैंपेनिंग बिहेवियर है उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, बट स्टैट्यूटरी बैकिंग की कमी है। मनी और मसल पावर का बहुत ज्यादा यूज होता है और इस पावर की वजह से कई बार इलेक्शन को डोमिनेट किया जाता है या इन्फ्लुएंस किया जाता है। देन देयर इज अ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेचर्स हैं, है ना, जिनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस हैं, ओके, बट स्टिल दे आर द लॉ मेकर्स। देन लैक ऑफ इनर पार्टी डेमोक्रेसी, है ना, इनर पार्टी, देखो इनर पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी का की कमी होनी, दैट इज ऑल्सो shows दैट हाउ मच सीरियस यू आर अबाउट द डेमोक्रेसी। जहां अगर कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी सिंस टाइम इमेमोरियल, देन दैट इज अ सीरियस कंसर्न, ओके। देन मिस इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल मैनिपुलेशन, कई बार डीप फेक न्यूज के थ्रू भी इलेक्शन कैंपेन को इन्फ्लुएंस किया जाता है। और ये इंडिया में ही नहीं, आप कई जगह का एग्जांपल देकर के आप बता सकते हो। यूएस में भी डोनाल्ड ट्रंप ने जब हारे थे तब उन्होंने बताया था कि रशिया इन्फ्लुएंस किया है हमारे इलेक्शन को। यूएस में देयर हैज बीन अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ रशिया, ओके। सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन हियर। फिर पॉलिटिसाइजेशन होता है, प्रेशर होता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, बिकॉज दे आर आल्सो द एग्जीक्यूटिव बाय द वे। फिर आपको कंक्लूड करना है कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क है वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। बेस्ड ऑन दैट आवर डेमोक्रेसी इज सर्वाइविंग, है ना। और इंडिया के इलेक्शन का एग्जाम्पल बहुत सारी कंट्रीज अडॉप्ट करती है ना, कि इंडिया इतने अच्छे तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवा पाता है। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 सेज critically analyze the role of National Commission for Women protecting the rights of women in India। ये जो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है ये किस तरीके से विमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है उसके बारे में है ये क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे एनसीडब्ल्यू के बारे में कि नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन, ये एनसीडब्ल्यू एक्ट 1990 के अंदर एस्टैब्लिश हुए थे, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो विमेन के राइट्स को लेकर के बातें करता है, ओके। अब इंस्टीट्यूशनल रोल क्या है, तो सबसे पहला ये लीगल सेफ गार्ड प्रोवाइड्स करते हैं विमेन को, है ना। विमेन से रिलेटेड कोई भी केसेस को ये रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि कैसे सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जा सकता है। उनके विमेन के जो भी ग्रीवेंसेस हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर काम किया जाता है ना, स्पेशली इन द रूरल एंड मार्जिनलाइज्ड रीजन, जिससे विमेन को अपने राइट्स भी पता चल सके और बाकी लोग भी जेंडर सेंसिटिव हो सके, ओके। इनको दे हैव द इन्वेस्टिगेशन एंड द इंक्वायरी पावर, वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस दे कैन टेक। Women NCW can take the suo moto cognizance, और जिसके अंदर वो बुला सकते हैं लोगों को कि आप आइए, आप बताइए इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड कि आपने इस तरीके की सिचुएशन देखी है या फिर हुई है, तो इसमें क्या रहा है, किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट रहा है, ओके। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके बेसिस पे जुडिशियरी अपना काम करेगी। देन गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसी बनाती है तो गवर्नमेंट को वो सजेस्ट कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट अगर कोई भी विमेन से रिलेटेड पॉलिसीज बनाती है, सो दे कैन एडवाइज द गवर्नमेंट दैट यू शुड वर्क इन दिस पर्टिकुलर वे, इन दिस पर्टिकुलर मैनर। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। फिर इंटरनेशनल और सिविक सोसाइटी के बॉडीज को के साथ कोलैबोरेट होकर के, चाहे यूएन विमेन हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, इनके साथ कोलैबोरेट करके विमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। बट देर आर सर्टेन फंक्शनल और इंस्टीट्यूट स्ट्रक्चरल लिमिटेशन है। सबसे पहली चीज है कि इनके पास उतने एडवाइजरी है, बाइंडिंग नेचर नहीं है। अगर ये कोई भी सजेशन देते हैं सो दैट इज नॉट बाइंडिंग, दैट इज सिंपली एडवाइजरी। गवर्नमेंट को मानना है मानेंगे, नहीं मानना है नहीं मानेंगे, ओके। तो एनसीडब्ल्यू के सजेशन इज नॉट कंपल्सरी इन नेचर, नॉट बाइंडिंग इन नेचर। इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है ना, लाइक ह्यूमन राइट्स कमीशन। फिर लिमिटेड जुडिशियल और एनफोर्समेंट पावर्स है इनके पास, ये जुडिशरी को डायरेक्ट नहीं कर सकते कि आप ऐसा करो, बस सजेस्ट कर सकते हैं, ओके। और इसके जो आइडेंटिटीज हैं वो काफी डाइवर्सिफाइड उतने ज्यादा नहीं है, और इनके केसेस की पेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। एंड देयर हैज बीन अ एलिगेशन ऑफ द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द कमीशन, है ना। कमीशन के पॉलिटिसाइजेशन पे भी बहुत बार एलिगेशन लगा है, जो पब्लिक के ट्रस्ट को कम करता है, ओके। और लेजिस्लेशन में इनके बहुत लिमिटेड रोल है, चाहे वो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड हो या फिर हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड हो। तो विमेन से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं इनमें लेजिस्लेशन में इनके रोल्स काफी रेस्ट्रिक्टेड और काफी लिमिटेड है। सो दीज आर देयर चैलेंजेस।
फिर बाद में आप कंक्लूड करेंगे, और रिमेंबर कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। कंक्लूजन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज कंक्लूजन शोज आवर विजन। कंक्लूजन हमारे विजन को बताता है, ओके एंड और हमारा विजन, हमारा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच कभी भी निगेटिव नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा, ओके तो विथ ऑप्टिमिस्टिक नोट यू नीड टू कंक्लूड योर आंसर, ओके सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आरटीआई इज नॉट जस्ट अ टूल फॉर ट्रांसपेरेंसी बट अ वेपन फॉर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्रिटिकली एनालाइज। ये जो आरटीआई है ये सिर्फ ट्रांसपेरेंसी का टूल नहीं है, ठीक है, बल्कि एक डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का एक इंपॉर्टेंट हथियार है, औजार है। तो इंट्रोडक्शन में आप आरटीआई के बारे में बताएंगे कि आरटीआई 2005 में आया, आरटीआई एक्ट के थ्रू जो लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे अथॉरिटी की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, डिसाइड होती है, एंड दे हैव टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक इन अ टाइम बाउंड मैनर, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन हियर इन द इंट्रोडक्शन। फिर कैसे ये एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है बियॉन्ड ट्रांसपेरेंसी। देखो डेमोक्रेसी तभी स्ट्रेंथन होगी जब सिटीजन अवेयर होंगे। सो देयर शुड नॉट बी अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि लोग सिर्फ आएंगे और वोट देंगे। देयर शुड बी अ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जहां पे लोग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में और डेमोक्रेटिक वर्क में पार्टिसिपेट करें। एंड आरटीआई इज अ टूल जहां पे लोग एम्पावर होते हैं टुवर्ड्स देयर राइट्स और टुवर्ड्स द थिंग्स हैपनिंग अराउंड इन देयर कंट्री, ओके एंड दे पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स। तो ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को एनफोर्स करता है। दूसरा, ये ग्रास रूट लेवल पे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है अमंग द अथॉरिटी। तो पहले जो फियर हुआ करता था अबाउट द अथॉरिटीज, अबाउट द बाबूज, तो वो फियर थोड़े से रिड्यूस हुए हैं, वो फियर थोड़े से कम हुए हैं बिकॉज ऑफ द आरटीआई, ओके। देन ये विसल ब्लोअर और सिविल सोसाइटी के लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, है ना, एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करते हैं, और साथ ही साथ ये गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश करती है, बिकॉज पीपल कहीं से भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, ओके। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जैसे दलित्स हो गए, आदिवासी हो गए, विमेन हो गए, उनके राइट्स को लेकर के लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन आएगी, एंड इफ द गवर्नमेंट विल नॉट वर्क टुवर्ड्स देम then that will not be good, ओके और ये साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज है हमारे अंडर आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, उससे जो भी आर्बिट्ररी एक्शन होते हैं उसको भी प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस किया जा सकता है, ओके। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज बीइंग डन, ओके, जिसको देखा जाता है। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स जिसके थ्रू आरटीआई मेंटेन करती है कि ये सिर्फ ट्रांसपेरेंसी ही नहीं बल्कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। लेकिन इसके कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज है कई बार बैकलॉग, आरटीआई में बैकलॉग होने की वजह से डिले बहुत ज्यादा होता है इंफॉर्मेशन देने में, है ना। फिर आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये इसने टेन्योर एंड सैलरी ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन को अल्टर किया है थोड़ा, जिसकी वजह से उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो खत्म, वो थोड़ी कम हो गई है, ओके। उनकी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो कैपेबिलिटीज हैं वो थोड़ी रिड्यूस हुई है। साथ ही साथ कई सारे आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर थ्रेट रहता है उनकी लाइफ को लेकर के, ओके। फिर पब्लिक अथॉरिटीज कंप्लाई नहीं करते हैं, अवेयरनेस उतनी ज्यादा नहीं है लोगों के अंदर, एंड देयर हैज बीन अ जुडिशियल एम्बिग्विटी एंड एग्जेम्पशंस। जैसे सेक्शन 8 रिड्यूस करता है सिटीजन एक्सेस टू क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, है ना। शेड्यूल 8 जो है आरटीआई एक्ट का, उसमें क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को लेकर के लोग इंक्वायरी नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते, ओके। सो दीज आर देयर लिमिटेशंस, ओके, जिससे पॉलिटिकल रेसिस्टेंस एंड इंस्टीट्यूशनल एपैथी इज आल्सो देयर। So these are their challenges, okay, that you need to put forward here in the main part. फिर अंत में आपको कंक्लूड करना है ये कहते हुए कि आरटीआई क्या है, ये एक सनशाइन लॉ है। सनशाइन लॉ का मतलब क्या, एक चमकता हुआ लॉ है जो लोगों को एम्पावर करता है कि आप अपने अधिकारों के बारे में पूछिए, आप अपने अधिकारों के बारे में जानिए। आपके एरिया में आपने अगर टैक्स दिया, इफ यू आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री देन यू, दिस इज योर राइट टू आस्क अबाउट द थिंग्स हैपनिंग अराउंड इन योर कंट्री, जिससे डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन होती है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बढ़ती है, सिटीजन अवेयरनेस बढ़ता है, ओके। ट्रांसपेरेंसी तो आती ही है, साथ ही साथ ये अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करती है दैट थिंग्स शुड नॉट गो रॉन्ग, ओके। So these are the point you need to mention in the conclusion. So this is about
क्वेश्चन नंबर 5. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इवैल्यूएट द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ इन फिलिंग गैप्स इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी. ये जो एनजीओ है इनका रोल कैसा है और ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी में किस तरीके का रोल निभाते हैं. दिस इज व्हाट दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग. तो इंट्रोडक्शन में आपको एनजीओ के बारे में बताना है कि एनजीओ क्या है. ये एक नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी में गवर्नमेंट को एक तरीके से असिस्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि देखो कई बार हर जगह पे सरकार नहीं पहुंच पाती है. तो उस आसपास के एरिया में रहने वाले लोग दे आर बेटर अवेयर अबाउट द पीपल्स प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर एरिया. तो वो लोगों की आवाज बन करके लोगों को गवर्नमेंट को बताते हैं दैट दीज आर द चैलेंजेस दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. ठीक है, और फिर गवर्नमेंट उसका समाधान लेकर के आती है. तो यही बातें आपको इंट्रोडक्शन में बतानी है. अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या है. तो सबसे पहला लास्ट माइल कनेक्टिविटी एंड रिमोट रीजन. तो जैसे सेवा हो गए, प्रथम हो गए, ये ट्राइबल और रूरल एरियाज में जाकर के जो स्टेट सर्विस जो जिन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है उनको पहुंचाते हैं, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, वाटर से रिलेटेड हो. पानी एक है जो वाटर संस्था एनजीओ जो वाटर से रिलेटेड चीजों को डील करता है. फिर गवर्नमेंट हेल्थ इनिशिएटिव्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे केयर इंडिया हो गया, एमएसएफ हो गया, है ना. ये सब मैटरनल हेल्थ, वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन प्रोग्राम को लेकर के बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. कोविड-19 के टाइम में एनजीओ ने बहुत सारा गैप फिल किया था पीपी सप्लाई को लेकर के. अवेयरनेस कैंपेन इन्होंने लगाया था. जो ओवरबर्डेंड उस समय पे जो हेल्थ सिस्टम थी, उस ओवरबर्डेंड हेल्थ सिस्टम को थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी इन्होंने. फिर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करती है. एसर रिपोर्ट्स बाय प्रथम. एसर रिपोर्ट्स जो है ये प्रथम एनजीओ करके है. प्रथम एनजीओ लेकर के आते हैं इस रिपोर्ट को. ठीक, इस रिपोर्ट के अंदर जो हमारे एजुकेशनल गैप्स हैं उसको रिवील की जाती है. उसमें बताया जाता है कि दीज आर द चैलेंजेस दैट आवर एजुकेशनल सिस्टम इज फेसिंग, और फिर उसे दूर किया जाता है. देन देयर इज अ डिजास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन एड, है ना. जो सेवा इंटरनेशनल है वो इमरजेंसी रिलीफ प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिजास्टर, चाहे अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, फ्लड हो, है ना. उस समय पे दीज एनजीओज प्लेज वेरी क्रिटिकल रोल एंड दे सपोर्ट द गवर्नमेंट in the time of crisis. Okay, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के बहुत सारे होते हैं, जैसे ग्राम महिला उद्योग. लिज्जत पापर, लिज्जत पापर का एग्जांपल, एक बेस्ट एग्जांपल है. जो लिज्जत पापर गुजरात में एक कुछ विमेन थी जो आप घरों में बनाया करती थी, उन्होंने आपस में कोऑपरेटिव बनाया. नाउ लिज्जत पापर इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, है ना. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर के बहुत लोग काम कर रहे हैं. लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, जैसे कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव और पीयूसीएल. ये सब लीगल लिटरेसी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं. पुलिस ब्रूटैलिटी के अगेंस्ट आवाज उठाती है. ओके, सो दीज आर द एस्पेक्ट्स. अब इसके ऑपरेशनल और इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस हैं. सबसे पहला क्या, एफसीआरए के अंदर रेस्ट्रिक्शंस के बाद, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बाद, देयर हैज बीन अ हर्डल okay in the independent functioning of the NGOs. then there is a lack of transparency and accountability. बहुत सारे एनजीओ तो सिर्फ ऑन पेपर है, दे डू नॉट वर्क. ये एक साधन हो जाते हैं कई बार अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज. देन डोनर के प्रायोरिटीज के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. ये लैक कोऑर्डिनेशन की कमी है. स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है. साथ ही साथ जो वर्कर्स हैं एनजीओ के, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी कई बार कॉम्प्रोमाइज होती है. सो दीज आर द चैलेंजेस दैट द एनजीओ फेसेस. ओके, तो ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, फिर आपको अंत में बताना है कि ये एक इंपॉर्टेंट है. दे आर एनजीओज आर the vital non-state actors who complement the government in the time of crisis. ओके, और बहुत बार हुआ है, कोविड-19 के टाइम पे हुआ है, चेन्नई फ्लड के दौरान हुआ है, हेल्थ क्राइसिस या फिर किसी भी तरीके के एजुकेशनल चैलेंजेस आते हैं. तो एसर रिपोर्ट के आधार पे गवर्नमेंट भी, जो प्रथम एनजीओ एसर रिपोर्ट निकालते हैं, उसके आधार पे गवर्नमेंट भी एजुकेशन में बहुत से बदलाव लाती है, सुधार लाती है. ओके, सो जिससे शिक्षा सभी लोगों तक सही समय पे पहुंच सके. सो दीज आर द एस्पेक्ट्स यू नीड टू मेंशन इन द कंक्लूजन. सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ सिविल सोसाइटी लाइज नॉट इन कन्फ्रंट्रेशन विद द स्टेट बट इन को क्रिएशन ऑफ गवर्नेंस. डिस्कस. ये जो सिविल सोसाइटी है, ये इनका सरकार के साथ कन्फ्रंट्रेशन नहीं, बल्कि सरकार के साथ मिलकर के एक बेहतर समाज का निर्माण करना, बेहतर गवर्नेंस लाना, दैट इज देयर मोटो. ओके, दिस इज व्हाट दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग.
तो इंट्रोडक्शन में हम सिविल सोसाइटी के बारे में बताएंगे। सिविल सोसाइटी चाहे चाहे एनजीओ हो गया, है ना, प्रेशर ग्रुप हो गए, वॉलंटरी एसोसिएशंस हो गए, हु फंक्शंस and who acts as a representation of the people, as a voice of the people, should work in coordination and complement with the government so that better policies should be provided and timely implemented in order to provide the things on time to the larger sections of our society. Okay, so these are the points you need to mention in the introduction. फिर कैसे ये एक पार्टनर है, एडवर्सरी नहीं, है ना, तो ये पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस करे थ्रू इंस्टीट्यूशनल डायलॉग। तो सिविल सोसाइटी ग्रुप रेगुलरली पार्टनर करते हैं गवर्नमेंट के साथ इन द अर्बन प्लानिंग, एजुकेशनल, हेल्थ केयर पॉलिसी। फॉर एग्जांपल जनग्रह कोलैबोरेशन विथ म्युनिसिपल बॉडीज इन बेंगलुरु इंप्रूव द सिटीजन बजटिंग एंड अर्बन अकाउंटेबिलिटी, है ना, जिससे सस्टेनेबल गवर्नेंस आउटकम निकल करके आया है। ओके, सो दिस इज व्हाट दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ सिविल सोसाइटी। देन कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग, हेल्थ एजुकेशन होता है, तो एनजीओ लाइक एसर सेंटर एंड प्रथम ये गवर्नमेंट के साथ वर्क करते हैं इन ऑर्डर टू एसेस द लर्निंग आउटकम और पॉलिसी इंपैक्ट करते हैं स्कूल, रूरल स्कूल्स में। देन लीगल रिफॉर्म्स थ्रू कंसल्टेटिव एंगेजमेंट, तो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 में आया, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में आया, वेयर एनरिच्ड थ्रू द इनपुट फ्रॉम द सिविल सोसाइटी एक्टर्स लाइक जगोरी एंड द बनियान, जिन्होंने लीगल फ्रेमवर्क शो किया फॉर इंक्लूसिव एंड राइट बेस्ड कोलैबोरेशन। ओके, देन डिजास्टर रिलीफ एंड पोस्ट क्राइसिस रिहेबिलिटेशन, केरला फ्लड 2018 में आया, कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे, उस समय पे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जैसे गूंज ने, सीड्स ने रिलीफ डिलीवरी का काम किया था। ओके, वहां पे पीपी किट्स प्रोवाइड किए लोगों को, जिससे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थी जो चरमरा गई थी, ओके, तो वहां पे थोड़ी सी रिलीफ पहुंचाने की काम करा। देन सोशल ऑडिट एंड ट्रांसपेरेंसी, तो इनिशिएटिव लाइक मनरेगा सोशल ऑडिट इन आंध्र प्रदेश, जिसमें सिटीजन ग्रुप को और लोकल वॉलंटियर्स को लेकर के आए जो फंड यूटिलाइजेशन को ट्रैक कर सके, इससे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बढ़ी। देन पब्लिक ग्रीवांस प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल इंक्लूजन, है ना, सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म जैसे सिविक डेटा लैब, आरटीआई प्लेटफॉर्म, है ना, ये सब सिटीजन को एक इंपॉर्टेंट टूल प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो फॉर देयर बेनिफिट एंड फॉर देयर डेवलपमेंट। साथ ही साथ एनवायरमेंटल एंड को गवर्नेंस अवेयरनेस को लेकर के भी काम किया जाता है, जैसे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। ये सब गवर्नमेंट के साथ मिलकर के क्लोजली काम करते हैं, जिससे एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी हो सके और क्लाइमेट चेंज जो है उसे भी कंट्रोल किया जा सके, और पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर प्रोविजंस जो है उसकी बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हो सके। ओके, सो व्हेन सिविल सोसाइटी वर्क एज अ कंस्ट्रक्टिव कन्फ्रंटेशन, तो जब ये कंस्ट्रक्टिव कन्फ्रंटेशन को लेकर के एज अ सिविल सोसाइटी जब काम करते हैं तो आरटीआई जैसी चीजें आती है, अन्ना हजारे के एंटी करप्शन मूवमेंट आते हैं जो लोगों को करप्शन को लेकर के अवेयर कराते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के थ्रू नर्मदा को रिहैब किया जाता है ना, जुडिशियल एक्टिविज्म को कर्टेल करने का भी काम पीयूसीएल एंड पीयूडीआर जैसे ऑर्गेनाइजेशन और संस्था करती है, जिससे सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन रहता है। एनवायरमेंटल लिटिगेशन और पॉलिसी रिवर्सल भी होती है, तो जैसे यमुना के तट पे होने वाले कोई भी चीजें के एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को लेकर के बहुत सारे काम करते हैं, फ्रीडम सर्विलांस कंसर्न्स को लेकर के काम करते हैं। साथ ही साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में भी ये एनजीओज बताते हैं और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट एक्ट करती है उसके ऊपर। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड इंपॉर्टेंट रोल दैट सिविल सोसाइटी प्लेज इन आवर कंट्री। ओके, फिर आप कंक्लूड करेंगे कि जो सिविल सोसाइटी है ये जब पार्टनर की तरह काम करते हैं ना गवर्नमेंट में, व्हेन दे वर्क एज अ पार्टनर इन द गवर्नमेंट, देन मैजिक हैपेंस। तब जाकर के वो मैजिक होता है, मैजिक क्रिएट होता है, एंड effective participation के through, if there will be an effective participation, if there is a better coordinated efforts by the NGOs and the civil society, then there is a participatory democracy happens and people get the relief on time. ठीक, और जो भी सुविधाएं और जो भी फैसिलिटीज लोगों को मिलती है, वो सभी फैसिलिटी, वो सभी चीजें टाइमली प्रोवाइड कराई जाती हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू मेंशन इन द कंक्लूजन। So this is about question number 7. Now let's discuss question number 8. Question number 8 says, e-governance has the potential to bridge the digital divide and promote inclusive development in India. Discuss.
ये जो ई गवर्नेंस है ये डिजिटल डिवाइड और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेकर के काम करेगा। तो इंट्रोडक्शन में हम ई गवर्नेंस के बारे में बताएंगे कि ई गवर्नेंस क्या है। ये इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके गवर्नमेंट की जो सर्विस है, सर्विस डिलीवरी को फास्टली करता है, इंफॉर्मेशन को टाइमली पहुंचाता है इन अ ऑनलाइन मोड। ओके, सो दिस इज द थिंग। फिर रोल ऑफ ई गवर्नेंस इन ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और नेशन इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म। ये जो डिजिटल इंडिया मिशन है इसी ने एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं थ्रू भारत नेट एंड उमंग, डिजी लॉकर। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को डिजी लॉकर में सेव कर सकते हैं, ठीक है, जिससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सटेंड हुआ रिमोट और अनसर्व्ड लोकेशंस पे भी, और लोग भी अब डिजी लॉकर के माध्यम से बेनिफिट्स ले सकते हैं, अब सर्विसेज उठा सकते हैं। ओके, देन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, डीबीटी के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली कैश जो बेनिफिशियरी है उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जिससे बेनिफिशियरी जो मिडिल मैन की वजह से सही चीजें नहीं पहुंच पाती थी लोगों पे, अब डायरेक्टली लोगों तक सही चीजें पहुंचती है। दैट इज ऑल्सो द थिंग। देन देयर इज एक्सेस टू डिजिटल हेल्थ केयर सर्विस, ई संजीवनी के माध्यम से, आभा के माध्यम से रूरल और हिली एरियाज में भी लोगों तक ये फैसिलिटीज बहुत आसानी से अब पहुंच रही है। ओके, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में देखो स्वयं हो गया, दीक्षा हो गया, दीज आर दी एजुकेशनल पोर्टल जिसके थ्रू हर किसी को अपने घर पे डिजिटल माध्यम से एजुकेशन मिल रही है। ओके, अब एजुकेशन में तो एक तरीके से क्रांति ला दी है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। ओके, देन सिटीजन एम्पावरमेंट हो रहा है थ्रू ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रीवांस रिड्रेसल। बहुत से प्लेटफॉर्म है जैसे सीपी ग्राम्स है, आरटीआई पोर्टल है, माई जियो भी है। रिपोर्ट जो भी ग्रीवांस है उसको रिपोर्ट करते हैं और लोगों के कंसर्न को एड्रेस किया जाता है। ओके, देन रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और मार्केट एक्सेस को प्रमोट किया जाता है थ्रू ई-नैम, जेम पोर्टल। ये सारे पोर्टल लोगों फार्मर्स को बेसिकली एक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। तो उन तक पहले लिमिटेड एक्सेस रहा करता था मार्केट का, बट नाउ द थिंग्स आर ओपन, मार्केट इज ओपन, वो थ्रू आउट द कंट्री कहीं पे भी अपने प्रोडक्ट्स को, अपने गुड्स को सेल कर सकते हैं और भेज सकते हैं। ओके, पंचायत डिजिटलाइजेशन और सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस हुआ है बिकॉज ऑफ ई ग्राम स्वराज मिशन मोड प्रोजेक्ट्स है, जहां पे पंचायत के रिकॉर्ड्स को, फाइनेंस डेटा को एक जगह पे रखा जाता है ना। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स दैट हैज बीन डन, बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस ऑल्सो। सबसे पहला चैलेंज है डिजिटल इलिटरेसी एंड डिजिटल डिवाइस, जो स्किल डेफिसिट की वजह से आता है। तो सारे लोग तो जानते ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी का यूज किस तरीके से होना चाहिए। फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, अभी भी रूरल एरिया में 5G अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता है ना। ट्रेन में जब हम सफर करते हैं तो आज के समय पे भी ट्रेन में चलते चलते हमारे ट्रेन के अंदर नेटवर्क्स नहीं आते हैं। दैट शोज कि उस पर्टिकुलर एरिया में नेटवर्क की कनेक्टिविटी कितनी कम है, क्योंकि ट्रेन तो बहुत से हिंटरलैंड के थ्रू भी होकर के गुजरती है ना। तो वो शो करता है कि एक जगह पे है तो दूसरे जगह पे क्यों नहीं आता है। दैट शोज द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। फिर लैंग्वेज की एक्सेसिबिलिटी, कि इंटरनेट ये जो है ये कुछ ही लिमिटेड लैंग्वेज को यूज करते हैं, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, लोकल लैंग्वेज जो है लोकल लैंग्वेज को यूज नहीं किया जाता है, जिसके थ्रू बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते हैं। फिर साइबर सिक्योरिटी का खतरा होता है, लो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है ना। ई गवर्नेंस में वन साइज फिट्स अप्रोच को दर्शाया जाता है कि ये चीजें सभी के लिए एप्लीकेबल होगी। दैट इज आल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट। ओके, देन देयर इज अ डेटा ड्रिवन एक्सक्लूजन, जैसे रिलायंस ऑन डिजिटाइज्ड डेटा फॉर वेलफेयर डिलीवरी समटाइम्स लीड टू एक्सक्लूजन एरर्स। डिजिटाइज्ड डेटा के ऊपर अगर हम काम करेंगे, टोकनाइजेशन के ऊपर अगर हम काम करेंगे कि इतने लोगों ने इस चीज के बारे में सर्च किया है, इसमें होता क्या है कि आप कुछ भी सर्च करो इंटरनेट पे आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वही चीजें दिखने लगेंगी और वही डेटा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, तो गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनाएगी। सो समटाइम्स वो चीज की जरूरत हो सकता है सभी लोगों को ना हो, right? So that is one of the things. So these are the challenges that we are facing because of the digital connectivity. तो ये सारी चीज लिखेंगे, फिर आप एंड में कंक्लूज करेंगे कि ई गवर्नेंस के माध्यम से लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है उसको पहुंचाई गई है, वो लोगों को पहुंचाया गया है। ठीक, लास्ट में अब हर किसी के पास अवेयरनेस है, दे हैव द एक्सेस जिसके थ्रू वो बेनिफिट्स ले सके, लेकिन जरूरी है स्किल की, सही स्किल सेट को लाने की, जरूरी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को फुलफिल करने की। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन इन द कंक्लूजन। So this is about question number 8.
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 says India UAE relations have transformed from transactional economic ties to strategic partnership with regional and global implications discuss। जो इंडिया और यूएई की जो रिलेशन है पहले सिर्फ इकोनॉमिक टाइज तक लिमिटेड था, बट नाउ इट इज अ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। ठीक, तो इसी चीज के बारे में बताइए। तो इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि इंडिया और यूएई के जो रिलेशन है वो एनर्जी ट्रेड और लेवल एक्सचेंज से इवॉल्व होकर के अब बहुत से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर हुआ है, जहां पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, डिफेंस कोऑपरेशन, कल्चरल डिप्लोमेसी, इन सभी चीजों के माध्यम से, रीजनल सिक्योरिटी के माध्यम से एक इंडिया जो है वेस्ट एशिया पॉलिसी का, इंडिया के लिए यूएई वेस्ट इंडिया के वेस्ट एशिया पॉलिसी का इंपॉर्टेंट पिलर बन गया है। सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन इन द इंट्रोडक्शन। फिर आप बताएंगे मेन पार्ट में कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2020 के थ्रू इंडिया यूएई ने जो ड्यूटीज थे उसे 90% तक जो इंडियन एक्सपोर्ट पे थे उसे वेव ऑफ किया, जिससे बायलैटरल ट्रेड बूस्ट हुआ ओवर 85 बिलियन, है ना, जिसने इंडिया को एक गल्फ मार्केट का एक्सेस दिया, वाइल यूएई जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज से इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए और ज्यादा बेहतर हुआ। देन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन हुए, जिसमें ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे डिजर्ट फ्लैग, नेवल एंगेजमेंट्स, फिर एमओयू विद डिफेंस इंडस्ट्री कॉपरेशन, ये सब स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को दर्शाता है और बताता है कि इंडियन ओशियन में दोनों पार्टीज वहां इंडियन ओशियन के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है। देन एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन हुए थ्रू द ज्वाइंट वेंचर्स, जहां पे इंडिया हैज एक्वायर्ड स्टिक्स इन द यूएई ऑयल रिजर्व्स एडनॉक में, वहीं पे यूएई ने इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स में इन्वेस्ट किया है। ठीक, और दोनों रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। Then digital and financial integration has also been done among the two countries। तो 2023 में इंडिया एंड यूएई ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लिंक किया विथ यूएई इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, है ना, जिससे रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो सकते हैं, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा, रेमिटेंस आने में और एफिशिएंटली तरीके से आया। देन देयर हैज बीन अ कल्चरल एंड डायस्पोरा डिप्लोमेसी। तो विथ ओवर 3.5 मिलियन इंडियंस जो यूएई में रहते हैं, इंडिया स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल टाइज कनेक्ट करता है यूएई में। हिंदू टेंपल भी है अब अबू धाबी में, जिसे यूएई गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, जो एक रिलीजियस टॉलरेंस और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को दर्शाता है। Then there has been a strategic convergence in the regional stability also। So India and UAE ये अलाइन करते हैं मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी एंटी टेरर कॉपरेशन में। इंडो पैसिफिक में दे टॉक अबाउट द पीस। सो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इज देयर, I2U2 इंडिया इजराइल यूएई यूएसए, है ना, ये सभी एक शेयर्ड विजन को दर्शाता है इंडिया यूएई का। ओके, देन देयर स्पेस और टेक्नोलॉजी में भी कोलैबोरेशन है। इंडिया के इसरो ने और यूएई के मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर ने कोलैबोरेट किया इन द स्पेस मिशन, सैटेलाइट के लॉन्च में, एआई बेस्ड इनोवेशंस में, है ना, जिससे बायलैटरल टाइज और इंप्रूव ये हुए हैं, हाईटेक डोमेन्स इंप्रूव हुए, और इंडिया की जो डिप्लोमेटिक गोल्स है, स्पेस डिप्लोमेसी है, इंडिया की स्पेस डिप्लोमेसी भी एनहांस हुई है। ओके, सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो इंडिया पहले जो लिमिटेड था ट्रेड पे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे, अब मल्टीफेसेटेड वे में काम करता है। बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस आल्सो और रोड ब्लॉक्स आल्सो। उसमें एक इंपॉर्टेंट है लेवल वेलफेयर और ह्यूमन राइट कंसर्न का। तो कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सप्लॉयटेशन को लेकर के, यूएई में इंडियन वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को लेकर के देयर इज अ चैलेंज। ओके, देन रिलीजियस सेंसिटिविटीज एंड हेट स्पीच को लेकर के कंसर्न है, जैसे इंस्टेंसेस ऑफ कम्युनल रेटोरिक बाय इंडियन नेशनल्स ऑनलाइन, है ना, ये एक डिप्लोमेटिक अनीज लेकर के आया है। यूएई की जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और रिलीजियस इंटॉलरेंस, ये हाईली सेंसिटिव है। ओके, ये सिटीजन अकाउंटेबिलिटी को के बारे में ये डिमांड करता है। देन देयर हैज बीन ट्रेड इम्बैलेंस एंड डिपेंडेंस। इंडिया रन्स अ ट्रेड डेफिसिट विथ यूएई बिकॉज ऑफ हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट। हम बहुत ज्यादा हाइड्रोकार्बन को इंपोर्ट करते हैं यूएई से, जिससे इंडिया ट्रेड डेफिसिट में रहता है। ओके, देन जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट एंड थर्ड पार्टी प्रेशर। अब यूएई जो है उसकी जो पाकिस्तान के साथ है वो भी टाइज इवॉल्व हो रही है।
ओके तो उसकी वजह से ये एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर है इंडिया के ऊपर. द रेगुलेटरी एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स हैज आल्सो बीन देयर, क्योंकि इंडियन बिजनेस ऑफन फेस वीजा इश्यूज, प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्शंस, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट डिफरेंसेस यूएई में, है ना. सो लाइक यूएई इन्वेस्टर्स इन इंडिया, वो ने भी रेगुलेटरी हर्डल्स फेस करना पड़ता है. दे आल्सो हैव टू गो थ्रू द रेड टेपिज्म. ओके देन मैरीटाइम राइवलरी और पोर्ट एक्सेस की भी कई बार कंपटीशन रहते हैं जिबूती में. Okay, so these are the challenges that India and UAE need to resolve. ओके तो ये सारे पॉइंट लिखेंगे, फिर आप कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन में बताएंगे कि इंडिया अभी का जो जमाना है, अभी का जो टाइम है, इट इज नॉट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बट इट इज ऑफ द कॉपरेशन, जहां पे ऑल द पार्टीज दे शुड कम टुगेदर एंड वर्क इन सिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ द कंट्रीज. ओके तो ये कॉन्फ्लिक्ट का नहीं बल्कि कॉपरेशन का टाइम है. इंडिया यूएई एक बेस्ट फेज से गुजर रहा है, जहां पे हमारी जो डिप्लोमेसी है इट इज एट द नेक्स्ट लेवल. ओके so these are the points you need to mention in the conclusion. So this is about question number 9. Now let's discuss question number 10. Question number 10 कहता है analyze the potential of India US ties to emerge as the defining partnership of 21st century. What are the structural constraints? कि इंडिया और यूएस टाइज का जो है क्या ये एक क्या कितने पोटेंशियल है और इसके कॉन्स्ट्रेंट क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. तो इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे इंडिया यूएस के रिलेशन का जो एक फेज वाइज काफी ज्यादा इवॉल्व हुआ, जहां पे इंडिपेंडेंस के बाद यूएस वाज इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ आवर क्लोज रिलेशन विथ रशिया. ओके फिर उसके बाद थोड़ा सा टिल्ट होते हैं, फिर पाकिस्तान के साथ और दूसरे कंट्रीज के साथ होते हैं. तो इट इज अ इवॉल्विंग diplomacy that India and US is sharing, but at the present time period India and US both are the strategic partner. Okay, so this is what that you need to mention in the introduction. अब strategic potential क्या है of India US partnership in 21st century? तो सबसे पहला डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन. इंडिया और यूएस ने बहुत से कॉपरेशन साइन किए, जैसे कुमकासा एग्रीमेंट है, बेका है, लेमोआ है ना. सो जिससे वो लोग इंटेलिजेंस को शेयर कर सकते हैं, पोर्ट्स एक दूसरे के पोर्ट्स को यूज कर सकते हैं. ओके सो दीज आर द एस्पेक्ट्स दैट हैज बीन डन. देन इकोनॉमिक एंड ट्रेड लिंकेजेस, बायलैटरल ट्रेड जो है वो $190 बिलियन को क्रॉस कर चुका है इन 2020, जो यूएस जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है. इनिशिएटिव्स लाइक यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, है ना, ये सब सप्लाई चेन को और भी ज्यादा एनहांस करने की कोशिश करता है और ट्रेड को जिससे बूस्ट मिलेगी. Then technological और digital cooperation has also been there. India US technological cooperation जो है ये ICT initiative on critical and emerging technologies को लेकर के है, जिसे 2023 में साइन किया गया, जो फोकस करता है सेमीकंडक्टर के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर, जो डिफेंस इनोवेशन और टेक इंजीनियर्स को और भी ज्यादा मोटिवेट करता है और बढ़ावा देता है. Then people to people and educational ties is also there, है ना. So 4.5 million Indian Americans and 250,000 Indian students in US promote करता है एक intellectual diplomacy को. Okay, then we have the energy and climate cooperation. तो US इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट करता है थ्रू US इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टिसिपेशन, है ना, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने की बात कही जाती है, सोलर टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाता है और क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर काम किया जाता है. देन स्पेस एंड सिविल न्यूक्लियर कोलैबोरेशन इज आल्सो डन, जहां पे नासा एंड इसरो दे बोथ कोलैबोरेट ऑन प्रोजेक्ट्स लाइक निसार सैटेलाइट, जिससे अर्थ की ऑब्जर्वेशन बेहतर तरीके से हो सके. यूएस ने इंडिया को सपोर्ट किया इन द न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में एंट्री के लिए. ओके सो दीज आर द थिंग जिससे इंडिया की जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी है वो भी स्ट्रेंथन हुई. देन ग्लोबल गवर्नेंस एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी इज आल्सो देयर. सो बोथ द नेशन एडवोकेट फॉर अ फ्री एंड ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, जो चाइनीज एडवर्सरीज को अफेक्ट करता है, क्योंकि देखो एशिया में इंडिया के लिए अगर कोई थ्रेट है तो दैट इज चाइना, और पूरे वर्ल्ड में यूएस के लिए कोई थ्रेट है तो दैट इज चाइना. सो बोथ कंट्रीज दे वर्क टुगेदर, इंडिया एज वेल एज यूएस, दे वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन थ्रेट दैट इज द चाइना, और उनके लिए ये लोग काम करते हैं. ओके उसको उस थ्रेट को डील करने के लिए दे वर्क टुगेदर. ओके
क्योंकि चाइना काफी एग्रेसिव होते हैं वो अपने बॉर्डर्स पे। देन स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट क्या क्या है इनके बीच में, तो सबसे पहला डाइवर्जेंस ऑन रशिया एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। देखो इंडिया का एक न्यूट्रल स्टैंड है, रशिया और यूक्रेन के वॉर में इंडिया का एक न्यूट्रल स्टैंड है, जहां पे हमारे लीडरशिप ने क्लियरली बताया है कि इंडिया का जो अप्रोच है और इंडिया जो बिलीव करता है वो कॉपरेशन में बिलीव करता है, वो वर्क में बिलीव करता है, कन्फ्लिक्ट में बिलीव नहीं करता है, बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ कॉपरेशन नॉट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन यूएस बार बार कहता रहा है कि नहीं आप एक पोजीशन लीजिए, एक सपोर्ट करिए, सो वहां पे दोनों के टाइज के में होते हैं। ओके, देन ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म है एंड डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे यूएस का विड्रॉल है जीएसपी बेनिफिट्स पे, टैरिफ इश्यूज जो एग्रीकल्चर और मेडिकल डिवाइसेस पे है, वीजा रिस्ट्रिक्शन, सो दीज आर द चैलेंजेस। H1B वीजा इज अ वेरी कंसर्न एस्पेक्ट इन द यूएस। ओके, देन ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक डाइवर्जेंस आर आल्सो देयर, जहां पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सिविल लिबर्टीज और प्रेस फ्रीडम जो इंडिया में है उसको लेकर के यूएस बार बार क्रिटिसिज्म करते हैं। ओके, and they try to interfere in the internal affairs of India. Okay, so that is also one of the concern. Then there is a bureaucratic and institutional delays. कई बार डिफेंस प्रोक्योरमेंट में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में we have witnessed the red tapeism, and due to those red tapeism both the countries they have to face the obstacles and the challenges. Then there is a mutual trust on critical technology. तो आईसीटी के बाद भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है. Then there has been a geopolitical tension and the third party pressure. Okay, जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है, थर्ड पार्टी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जैसे यूएस चाइना राइवरली, इंडिया के बॉर्डर स्टैंड ऑफ विद चाइना, है ना, ये सब स्ट्रैटेजिक ओपनिंग करती हैं. और हाल फिलहाल में इंडिया और पाकिस्तान जो इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट अभी रिसेंट हुए हैं, रिसेंट इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट में जो यूएस क्लेम जो है, यूएस क्लेम ऑफ बैकिंग ऑफ मीडिएशन. ओके, यूएस ने जो क्लेम किया है मीडिएशन का, फॉल्स क्लेम जो किया है मीडिएशन का, वो भी एक स्कार लेकर के आया है इन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन हियर. फिर आपको कंक्लूड करना है कि इंडिया और यूएस की जो रिलेशन है, ये सभी इंग्रेडिएंट्स इनके पास है जो कि एक ग्लोबल पार्टनरशिप को डिफाइन करता है, जिसमें इकोनॉमिक हेफ्ट है, टेक्नोलॉजी की सिनर्जी है, डायस्पोरा की डिप्लोमेसी है, शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, बोथ टॉक्स अबाउट द फ्रीडम, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ट्रेड. ओके, लेकिन स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस मस्ट ओवरकम स्ट्रक्चरल मिस अलाइनमेंट एंड ट्रस्ट डेफिसिट. ओके, थ्रू इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी एंड लेवरेज जो कॉम्प्लीमेंट्रीज टू शेप रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, है ना. बिग ब्रदर की तरफ बिहेव करना छोड़ करके और चौधरी बनना छोड़ करके एक म्यूचुअल ट्रस्ट के में काम करें, एक पार्टनर की तरह काम करना करें. ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन इन द कंक्लूजन हियर इन दिस पर्टिकुलर आंसर. ओके, जिससे और डेवलपमेंट हो सकता है इन दोनों कंट्रीज के बीच में. तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट द डिस्कशन, जहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक को देखा. ये देखा कि इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, मेन पार्ट आप किस तरीके से लिख सकते हैं, एंड हाउ यू शुड एंड योर आंसर इन कंक्लूजन. एट द सेम टाइम किस तरीके का प्रेजेंटेशन आपको रखना है अपने इस आंसर में. ओके, ऑल दोज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल. Hello, welcome everyone. So let's start with the discussion of question number 11 of GS2 paper. So question number 11 says, the office of the governor is intended to be an impartial constitutional authority, yet it often becomes a source of center-state friction. मतलब राज्य सरकार और गवर्नर के बीच में अक्सर एक मतभेद देखने को मिलता है. क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो हमें से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखना है. द रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर इन द लाइट ऑफ रीसेंट न्यूज़. तो पिछले कुछ समय में जो गवर्नर के कई सारे डिस्प्यूट्स आप देखेंगे अलग अलग राज्यों में, उसके एग्जाम्पल्स देते हुए आपको आंसर्स लिखने हैं. सो विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको गवर्नर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है. तो गवर्नर अंडर आर्टिकल 153 टू 162 कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक गवर्नर्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है. इज द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में लिंक स्थापित करता है गवर्नर.
However, instances of partisan behavior, delays in assent and intervention in state affairs. लेकिन कुछ जगहों पर हमें ये देखने को मिलता है कि गवर्नर के जो मतभेद हैं वो चीफ मिनिस्टर के साथ अक्सर रहते हैं. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन, शॉर्ट एंड सिंपल इंट्रोडक्शन. अब हम जो बॉडी पार्ट में आएंगे तो वहाँ पे हमें रिसेंट न्यूज़ में क्या क्या चीज़ें हुई हैं उसके एग्जाम्पल लेते हुए समझना है. सो फर्स्ट गवर्नर क्या करता है, तो फर्स्ट गवर्नर डिलेज इन द असेंट ऑफ द बिल्स. जो भी विधानसभा द्वारा बिल पेश किए जाते हैं, पास किए जाते हैं, उसको असेंट देने में कभी कभी देरी होती है. तो रिसेंटली इन गवर्नर इन तमिलनाडु एंड केरला हैव डिलेड असेंट टू द मल्टीपल बिल्स इंक्लूडिंग एंटी नीट legislation in Tamil Nadu leading to constitutional crisis. So we will give example लेंगे, मार्क्स अच्छे मिलेंगे. Then controversial role in government formation. अक्सर ये देखा जाता है कि जब चुनाव के बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन का समय आता है और क्लियर मेजॉरिटी किसी को नहीं मिलती है, उस केस में भी कहीं ना कहीं पार्शियलिटी देखने को मिलता है. सो इन महाराष्ट्र 2019 द गवर्नर इन्वाइटेड अ माइनॉरिटी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट मिडनाइट व्हिच वाज लेटर declared unconstitutional by the Supreme Court. As per the rule, majority पार्टी को बुलाना चाहिए, लेकिन इन्होंने minority पार्टी को बुलाया. कब? महाराष्ट्र में 2019. So इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स देंगे. Then withholding funds विदहोल्ड कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो कोई कार्य नहीं हो पा रहा, स्कीम में पैसे नहीं मिल पा रहे. Frequent public criticism of elected governments. पब्लिक में जाके इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, जो भी चीफ मिनिस्टर है, जो भी पार्टी है, उसका क्रिटिसिज्म करना. So this is not right at the part of the governor. Is it clear? Then refusal to convene assembly sessions. चीफ मिनिस्टर का कहना है कि सेशन बुलाया जाए, बट वो नहीं बुला रहे हैं. और इसका एग्जाम्पल इन राजस्थान 2020 द गवर्नर डिलेड कन्वेनिंग द असेंबली ड्यूरिंग अ पॉलिटिकल क्राइसिस, कॉन्ट्राडिक्टिंग द एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड कैबिनेट. सो द चीफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उनके एडवाइस पे ही गवर्नर को कार्य करना है, बट कहीं सारे इंस्टेंसेस में देखा जाता है कि ऐसा नहीं होता, और इसको आपको एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पे बताना है. गवर्नर एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर. द पंची कमीशन नोटेड दैट गवर्नर्स ऑफन एक्ट एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी. तो पंची कमीशन ने ये बात बोली थी कि गवर्नर जो है वो केंद्र सरकार के एजेंट की तरह कार्य करते हैं. इज इट क्लियर? और उनके ही आदेश पर चलते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए. Now, governor as an enabler, second part of the question, government as an enabler of center-state cooperation. तो बिल्कुल गवर्नर वो लिंक है जो सेंटर और स्टेट के बीच में अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए मददगार होता है, लेकिन अगर ये मतभेद में परिवर्तित हो जाए तो वो रिलेशंस खराब हो जाते हैं. सो फैसिलिटेटर ऑफ डिजास्टर एंड पैंडेमिक मैनेजमेंट. So during COVID-19, governors like Odisha and Karnataka acted as crucial liaisons between center disaster management authorities and central relief fund. तो स्टेट की अथॉरिटी और सेंटर की अथॉरिटी के बीच में एक अच्छी लिंक स्थापित हुआ था कोविड-19 के समय में, और ये गवर्नर ऑफ ओडिशा एंड कर्नाटका ने किया था. प्रमोटर ऑफ कल्चरल एंड डेवलपमेंट स्कीम्स. सो गवर्नर इन सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश एक्टिवली प्रमोटेड ट्राइबल डेवलपमेंट, एजुकेशन स्कीम्स एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन. कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन इमरजेंसीज. So in Arunachal Pradesh in 2016 and Jharkhand in 2022, the governor upheld constitutional process by consulting legal experts. So there are many instances जहाँ पर गवर्नर ने constitutionally act भी किया है, अच्छे relations establish किए हैं, but there are some instances also जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि गवर्नर के कारण सेंटर स्टेट में कहीं ना कहीं मतभेद हो जाते हैं. Is it clear? तो क्रिटिकली एग्जामिन वाले आपको क्वेश्चंस में दोनों एंगल्स पे पॉइंट्स लिखने होते हैं. नाउ व्हाट आर द रिफॉर्म्स? क्या रिफॉर्म सजेस्ट किया था? डिफरेंट कमीशन ने अलग अलग तरीके के रिफॉर्म सबमिट किए. तो फर्स्ट इज सरकारिया कमीशन. तो सरकारिया कमीशन इन 1988 रिकमेंडेड दैट गवर्नर्स मस्ट बी एमिनेंट इंडिविजुअल्स नॉट इन्वॉल्व इन एक्टिव पॉलिटिक्स. एक्टिव पॉलिटिक्स के मेंबर नहीं होने चाहिए, एमएलए एमपी नहीं होने चाहिए. should be made in consultation with the chief minister, और chief minister के consultation पे. These points are very important. ये आप अगर अपने answers में लिखेंगे तो नंबर अच्छा मिलेगा. Then Panchi Commission. Panchi Commission advocated a fixed 5-year tenure, clarity in the use of discretionary power and impeachment provisions. Then Supreme Court in SR Bommai case, जहाँ emergency लगा दी गई थी, तो held that governor cannot act arbitrarily in the recommending president's rule. अपने ही मर्जी पर कार्य नहीं कर सकता गवर्नर. देन ट्रांसपेरेंसी इन गुबर्नेटोरियल रिपोर्ट. सो राज मन्नार कमेटी सजेस्टेड दैट द गवर्नर्स रिपोर्ट्स लीडिंग टू प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 शुड बी मेड पब्लिक लीगली रिव्यूएबल. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू राइट इन योर
आंसर्स। इससे आपके आंसर की क्वालिटी जो है वो और भी बेटर हो जाएगी। फिर सजेशन ये भी दिए गए हैं कि गवर्नर्स के लिए फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए। सो फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी एस्टैब्लिश फॉर गवर्नर्स एज रिकमेंडेड बाय वेरियस एक्सपर्ट पैनल्स। और उस कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे सिविल सर्विसेज में आप जाएंगे तो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करता है, चीफ मिनिस्टर का भी कोड ऑफ कंडक्ट है, सबका है, गवर्नर का भी कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। एंड नेशनल कंसेंसस एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। सो रिफॉर्मिंग द गवर्नर्स रोल रिक्वायर्स इंटर पैरिटी कंसेंसस। तो आपस में सभी पार्टी, जो भी रूलिंग पार्टी अपोजिट पार्टी है, इनमें कंसेंसस होगा तभी ये रिफॉर्म्स हो पाएंगे। नाउ कमिंग टू द समरी, तो समरी में गवर्नर के रोल तो इंपॉर्टेंट है, नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है तो होना भी चाहिए, बट जो रिफॉर्म्स हैं अगर उन रिफॉर्म्स को हम अप्लाई कर पाएँ तो और भी बेहतर तरीके से सेंटर स्टेट रिलेशन बन पाएंगे। So governor envisioned as constitutional link between the center and the states often oscillates between impartial mediator and political agent. To safeguard India's cooperative federalism, reforms must be ensured. Is this clear? So this is the model answer for question number 11. Coming to question number 12. Analyze the effectiveness of the 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन एम्पावरिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। किस प्रकार से 73वें और 74वें अमेंडमेंट ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एम्पावर किया है। व्हाट मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू ओवरकम द एग्जिस्टिंग चैलेंज फेस्ड बाय देम। और क्या ऐसे कार्य हम कर सके जो चैलेंजेस हैं, एग्जिस्टिंग चैलेंजेस, उनको दूर किया जा सके। तो सबसे पहले व्हाट इज 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। तो इस अमेंडमेंट के माध्यम से थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। So 73rd and 74th Constitutional Amendment 1992 institutionalized पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज। ये आपके इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, जिससे थर्ड टियर गवर्नेंस सिस्टम तैयार हुआ। द एम टू प्रमोट ग्रास रूट डेमोक्रेसी। और सबसे इसका एम क्या था कि एक कंट्री के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के अंदर जितने भी शहर हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जितने भी विलेजेस हैं, विलेजेस लेवल पर, ग्राम सभा के लेवल पर गवर्नेंस हो पाए, ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर पाए, ये इसका उद्देश्य है। सो दैट विल बी इंट्रोडक्शन। कमिंग टू द बॉडी पार्ट। सो क्या इम्पैक्ट रहा है इसका, किस प्रकार से लोकल गवर्नेंस एस्टेब्लिश करने में इन दोनों अमेंडमेंट्स ने कार्य किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू लोकल सेल्फ गवर्नेंस। पंचायत पहले भी हुआ करती थी ग्रामीण क्षेत्रों में, बट उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं थी, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया गया है। सो अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत्स एंड यूएलबीज अंडर आर्टिकल 243 टू 243 ZG, मेकिंग देम लीगली मैंडेटेड इंस्टीट्यूशंस, मतलब उनका होना आवश्यक है। रेगुलर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। हर फिक्स्ड समय के बाद इलेक्शंस होंगे और नए लीडर्स आएंगे, एम्पावरमेंट होगा लोगों का। So state election commissions were created to ensure regular 5-year elections, enhancing grassroots political accountability. Then reservation for women and marginalized community. महिलाओं के लिए और marginalized section के लिए रिजर्वेशन दिया जाए ताकि वो भी डेमोक्रेसी का पार्ट बन सके। Is it clear? Then functional decentralization of power. So the 11th and 12th schedules list 29 and 18 subjects respectively to be developed. This provided a blueprint for empowering Panchayati Raj institutions and urban local bodies. People centric planning. जब ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी होगी तो पीपल की जो भी समस्याएं हैं, पीपल सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो किया जाएगा और उसी प्रकार से सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। देन इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी। ये इस्टेब्लिश होने के बाद लोकल लेवल पर पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ गया पॉलिटिक्स में। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या हैं और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पहले चैलेंजेस देखते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज आता है इनकम्प्लीट डेवोल्यूशन ऑफ फंक्शंस। बहुत सारे जो ग्राम पंचायत हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वो अभी भी स्टेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। सो मोस्ट स्टेट्स हैव नॉट डिवॉल्व्ड ऑल 29 और 18 सब्जेक्ट्स टू लोकल बॉडीज़। अभी भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स स्टेट्स ने अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। रिटेनिंग कंट्रोल ओवर की एरियाज लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड पब्लिक वर्क्स। इसकी वजह से ग्रास रूट लेवल पर प्लानिंग नहीं हो पाती और समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी।
फंड्स के लिए डिपेंड रहना पड़ता है हमें राज्य सरकार के ऊपर, PRIs को, ULBs को। पुअर टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, वहाँ पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं। सो लोकल बॉडीज ऑफन लैक ट्रेन्ड पर्सनल इंजीनियर्स, प्लानर्स, ये सब नहीं है। स्टेट कंट्रोल एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो बहुत ही ज़्यादा है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस लोकल लेवल पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पंचायत का जिम्मेदारी है सॉल्व करना, लेकिन इंटरफेरेंस हो जाता है MLAs का, MPs का। नेक्स्ट इज वीक स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी वीक है। लैक ऑफ सिटीजन एंगेजमेंट एंड अवेयरनेस, बहुत सारे लोग अभी भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। एंड अर्बन गवर्नेंस फ्रेगमेंटेशन। सो दीज आर दी चैलेंजेस। अब इसको किस प्रकार से हम मिटिगेट कर सकते हैं, क्या इसके लिए रिकमेंडेशंस वेरियस कमिटीज ने दी है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2007. The ARC recommended clear delineation of functions, capacity building, programs and activity mapping. मतलब राज्य सरकार कोई भी, सपोज यूपी है और यूपी के अंदर डिफरेंट शहर है प्रयागराज, और प्रयागराज के अंदर कोई ग्राम सभा है, तो उस ग्राम सभा लेवल पर कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए, डीएलिनेशन ऑफ पावर होनी चाहिए एंड एक्टिविटी मैपिंग होनी चाहिए। इज इट क्लियर? पंची कमीशन 2010 में इनका रिकमेंडेशन क्या है? द कमीशन स्ट्रेस्ड ऑन द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ PRIs। मतलब कुछ टैक्सेशन इनके हाथ में भी होने चाहिए कि इनकी खुद के रेवेन्यू जनरेट हो और वो उसको अपने अकॉर्डिंग खर्च कर पाए। स्टेट के फंड्स पर हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहे, क्योंकि हमेशा स्टेट्स फंड उस प्रकार से दे भी नहीं पाती है, और अगर डिले करेगी तो इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर? देन स्ट्रेंथनिंग ग्राम सभाज एंड वार्ड कमिटीज, ग्राम सभा को स्ट्रेंथन किया जाए, एम्पावर किया जाए। देन प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ लोकल ब्यूरोक्रेसी, ट्रेनिंग दी जाए, किस प्रकार से प्लानिंग बना, किस प्रकार से हम प्लान कर सकते हैं, किसी समस्या को किस प्रकार से सुलझा सकते हैं, इस प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिए। सो ट्रेनिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड डिप्लॉइंग डेडिकेटेड कैडर्स लाइक रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर्स और अर्बन प्लानर्स, इस प्रकार की फॉर्मलाइज्ड पोस्ट होंगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। एम्पावर्ड स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन के पावर्स को और भी ज़्यादा हमें मजबूत बनाना है चाहिए। डिजिटाइजेशन एंड ई गवर्नेंस इन लोकल बॉडीज़, सेंट्रल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे तो आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिजिटाइजेशन हो चुका है, बट अभी भी लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे उस प्रकार से डिजिटाइजेशन या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी भी नहीं किया जा रहा है। इज इट क्लियर? सो दीज आर दी रिफॉर्म्स जिसके माध्यम से हम PRIs और ULBs को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। Coming to the conclusion, तो 73rd and 74th Amendment Act have laid the foundation for grassroots democracy, yet their transformative potential remains underutilized. अभी भी हम उस प्रकार से इस amendments की जो powers है उसको अभी भी हम underutilize कर रहे हैं, तो reforms के माध्यम से हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। The future of India's development lies in the empowered local governance backed by functional clarity, financial stability and citizen engagement. So that will be the conclusion. Coming to question number 13. The National Education Policy 2020 seeks to transform higher education through multidisciplinary and holistic approaches. Multidisciplinary and holistic approach से हम NEP को transform कर सकते हैं। NEP ने transform किया है education को। Examine the mechanisms proposed for achieving this goal. अब क्या mechanism है जिसके माध्यम से इस goal को achieve किया जा सकता है? तो we'll start with the introduction, और introduction में हम सबसे पहले NEP को बताएंगे। So National Education Policy 2020 on the recommendations of कस्तूरी रंगन कमेटी, किस कमेटी के recommendations पे ये पॉलिसी बनी थी? कस्तूरी रंगन कमेटी। Marks a paradigm shift in India's higher education by promoting flexible, multidisciplinary and inclusive ecosystem. Is it clear? It envisions a learners centric model. मतलब लर्नर क्या चाहता है पढ़ना, उसके अकॉर्डिंग करिकुलम डेवलप किया जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इट प्रमोट्स मल्टीडिसिप्लिनरी, अब किस प्रकार से मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है ये हम बॉडी पार्ट में देखेंगे। सो NEP 2020 proposes the creation of MERUs modeled on global standards to offer diverse courses under one roof.
इंटीग्रेटिंग साइंस आर्ट्स वोकेशनल सब्जेक्ट्स। तो पहले क्या होता था कि पहले अगर आप साइंस का सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो यही लेना होगा। अब अगर आपका मन है कि मैं फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी पढूं तो वो भी संभव है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, मेरूज। A flexible 4-year undergraduate program. So the policy recommends a flexible 3 or 4 years undergraduate structure with multiple entry exit options. मतलब आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं, बीच में अगर ड्रॉप करना है किसी कारण से ड्रॉप कर सकते हैं और फिर से री एंट्री ले सकते हैं। ये एनईपी में पॉलिसी में बनाया गया है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की भी स्थापना इसके अंतर्गत की जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन भी इंक्लूड किया जाएगा। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट विद सर्टिफिकेशन, इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट कैन एग्जिट आफ्टर 1, 2 और 3 years विद अ सर्टिफिकेट डिप्लोमा और डिग्री। मतलब 4 साल के कोर्स में एनरोल किया बट 3 साल में अगर एग्जिट कर दिया तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। इज इट क्लियर? देन कॉमन हायर एजुकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसके माध्यम से पूरे हायर एजुकेशन को मॉनिटर किया जाए। फोकस ऑन इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड लैंग्वेज, भारत की जो भाषाएं हैं, भारत के जो कल्चर है उन पे फोकस ज़्यादा हो बजाय कि वेस्टर्न पे। सो दीज आर दी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अंडर दी एनईपी 2020। नाउ अब इसके स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो फ्रैगमेंटेड एंड रिजिड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, India's higher education system suffers from the disciplinary silos, limited mobility between institutions and lack of interdisciplinarity। मतलब कोई स्टूडेंट अगर स्विच करना चाहता है फ्रॉम साइंस टू आर्ट्स तो वो संभव नहीं हो पाता। फैकल्टी शॉर्टेज एंड क्वालिटी कंसर्न्स, क्वालिटी मतलब फैकल्टीज उस प्रकार से अवेलेबल नहीं है। इस अप्रोच से आपको ही अगर आप देखेंगे कि आज के समय में कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर साइंस का है तो वहाँ साइंस की फैकल्टीज अच्छी होगी, आर्ट का नहीं अच्छी होगी। इज इट क्लियर? तो क्वालिटी कंसर्न्स हो जाता है। इनएडुकेट रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम, डिजिटल डिवाइड, अभी भी बहुत सारे लोग डिजिटली लिटरेट नहीं है, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, तो वो इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। एफिलिएशन बर्डन ऑन यूनिवर्सिटीज, सो पब्लिक यूनिवर्सिटीज एफिलिएटेड विद हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस फेस ओवरलोड कंप्राइजिंग एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। एम्प्लॉयबिलिटी एंड करिकुलम गैप्स, करिकुलम गैप तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो दीज आर दी चैलेंजेस अंडर this NEPs. Now what is the significance? Significance क्या है? तो सबसे बड़ा significance तो interdisciplinary learning है कि कोई साइंस के साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ना चाहे, ह्यूमैनिटीज पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। फिर अलायंस एजुकेशन विद 21st सेंचुरी स्किल्स, 21वीं सदी की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम एजुकेशन सिस्टम को बना रहे हैं। डेमोक्रेटाइज एक्सेस थ्रू टेक्नोलॉजी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इज इट क्लियर? देन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी इससे। जो वेस्टर्न अदर कंट्रीज में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ जिस प्रकार का करिकुलम चलता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी करिकुलम चलेगा, तो इन फ्यूचर हायर स्टडीज़ के लिए अगर कोई बाहर जाना चाहेगा तो ईजिली अडेप्ट कर पाएगा उसको। इज इट क्लियर? और हमारे भी यूनिवर्सिटीज़ को अच्छा रिकग्निशन मिलेगा। इंकरेजेस इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी एंड इनोवेशन, इंस्टीट्यूट के पास ऑटोनॉमी होगी कि वो इनोवेट करके नए स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, नए एजुकेशनल करिकुलम बना सकते हैं। रीडिफाइंस टीचर्स रोल एज फैसिलिटेटर। सो दीज आर दी सिग्निफिकेंस ऑफ एनईपी दैट यू हैव टू राइट इन योर आंसर्स। तो जो भी अच्छे पॉइंट्स हैं आप अपने आंसर्स में इंक्लूड करते रहिए। आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन क्वेश्चन से कुछ ना कुछ जरूर आएगा, और नहीं आएगा तो उनसे लिंक्ड टॉपिक से अवश्य आएगा, तो वहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आपको काम आएंगे। इज इट क्लियर? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ has been hailed as a major steps towards achieving universal health coverage। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तरफ ये एक बहुत बड़ी स्कीम है। डिस्कस सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस, तो आपको बेसिकली स्कीम्स के सिग्निफिकेंस को, लिमिटेशंस को बताना है और उसको डिस्क्राइब करना है। सो सबसे पहले कब लॉन्च हुआ था? 2018 में, लॉन्च इन 2018। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके अंतर्गत क्या है? इज अ फ्लैगशिप स्कीम एम्ड एट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बाय प्रोवाइडिंग कैशलेस सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर टू ओवर 50 करोड़ बेनिफिशियरीज। 50 करोड़ बेनिफिशियरीज को सेकेंडरी और टर्शरी केयर प्रोवाइड किया जाता है, वो भी कैशलेस।
इज इट क्लियर? ऐसा नहीं कि रीइंबर्समेंट मिलेगा. इट रिप्रेजेंट्स अ शिफ्ट फ्रॉम सिलेक्टिव हेल्थ केयर टू कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेस. नाउ व्हाट आर द फीचर्स? क्या है ये? सो पीएमजे टारगेट्स ओवर 10 करोड़ वनरेबल फैमिलीज, 10 करोड़ फैमिलीज को टारगेट किया जाता है. ऑफरिंग 5 लाख एनुअल कवरेज, 5 लाख तक का एनुअल कवरेज फैमिली को प्रदान किया जाता है पर फैमिली विथ पोर्टेबिलिटी एंड कैशलेस सर्विसेज एट पब्लिक इनपैनल्ड हॉस्पिटल्स. जो भी इनपैनल्ड हॉस्पिटल्स है वहां पर जो भी बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड है वो जाकर सेकेंडरी और टर्शरी केयर हेल्थ केयर का फायदा उठा सकता है विदाउट गिविंग एनी मनी. Focus on secondary and tertiary healthcare. The scheme covers treatments like cardiac surgeries, cancer therapies, orthopedic procedures. तो आप देख रहे हैं सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर को पूरी तरह टारगेट किया जा रहा है. और जो बीमारियां हैं जो आजकल काफ़ी कॉमन देखने को मिल रही हैं उनको टारगेट किया जा रहा है. पेपरलेस है, किसी पेपर की आवश्यकता नहीं है, कैशलेस है और पोर्टेबल सर्विस है. पोर्टेबल इन द सेंस अगर कहीं पे कैशलेस नहीं है तो बाद में रीइंबर्समेंट भी आप ले सकते हैं. इज इट क्लियर? Then convergence with health and wellness centers. So आयुष्मान भारत combines preventive and curative care. Preventive care भी है मतलब बीमारी ना हो, और curative मतलब जब बीमारी हो जाए तो उसे कैसे ठीक किया जाए. Public private partnership in service delivery. PMJ के अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के जरिए हॉस्पिटल्स, इम्पैनल्ड डॉक्टर्स, इन सब की एक नेटवर्क तैयार किया गया है. सो PMJ इम्पैनल्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स. देन टेक्नोलॉजी ड्रिवन इम्प्लीमेंटेशन, आधार बेस्ड है. अगर आप बेनिफिशियरी हैं बस अपना आधार कार्ड दिखाएंगे और आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं. सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो जो लोगों के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स हैं, अचानक से बीमारी हो गई, एक्सीडेंट हो गया हो, तो वो जो खर्चे अचानक से आते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स, उनको ये मैनेज करता है. सो OPs अकाउंट फॉर ओवर 50% ऑफ द हेल्थ स्पेंडिंग इन इंडिया. भारत में 50% पैसा आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ में ही खर्चा होता है. PMJ reduces financial vulnerability. और बिलो पॉवर्टी लाइन जो फैमिलीज हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है. Empowers marginalized vulnerable populations. Then boost trust in public health care. लोगों का जो भरोसा है वो पब्लिक हेल्थ केयर में बढ़ जाता है. Encourages employment and health sector investment. अब इस स्कीम के माध्यम से जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी सेफ फील करते हैं कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिल जाएगा. तो इस तरीके के नेटवर्क्स ज़्यादा तैयार होते हैं, हॉस्पिटल्स ओपन होते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है. रिड्यूसेस जेंडर बेस्ड बैरियर्स. सो ओवर 47% ऑफ बेनिफिशियरीज आर वुमेन एंड दिस स्कीम इंक्लूड्स मैटरनल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज. मॉडल फॉर ग्लोबल साउथ हेल्थ रिफॉर्म. सो PMJ इज स्टडीड ग्लोबली एज अ कॉस्ट इफेक्टिव स्केलेबल मॉडल फॉर यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस. सो PMJ फोकसेज ओनली ऑन हॉस्पिटलाइजेशन, इग्नोरिंग आउट पेशेंट केयर. PMJ का पूरा फोकस ये है कि किसी भी बीमारी के दौरान अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वो खर्च को सरकार उठाती है. आउट पेशेंट केयर का कोई प्रावधान इसमें नहीं है. लिमिटेड अवेयरनेस अमंग बेनिफिशियरीज. बेनिफिशियरीज के अंदर अवेयरनेस बहुत कम है, कौन से हॉस्पिटल में किस प्रकार से इलाज कराया जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है. देन वेरिएबल इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस स्टेट्स. कुछ स्टेट्स तो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लेकिन कुछ स्टेट्स ने मना कर दिया क्योंकि उनके अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं. देन लो इम्पैनलमेंट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स. रूरल एरियाज़ में या अर्बन एरियाज़ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स का इम्पैनलमेंट बहुत कम है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की एक्सेसिबिलिटी उतनी नहीं है. कंसर्न्स ओवर फ्रॉड एंड ओवर बिलिंग. सो डिस्पाइट डिजिटल सेफगार्ड केसेस ऑफ डुप्लीकेट क्लेम्स, घोस्ट बेनिफिशरीज एंड अननेसेसरी प्रोसीजर्स हैव बीन रिपोर्टेड. मतलब अननेसेसरी पेपर्स बनाना. तो ये दीज आर दी चैलेंजेस जो आपको अपने आंसर्स में लिखने हैं. नो डाउट PMJ एक लैंडमार्क शिफ्ट है इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. कोई भी ड्रॉबैक्स हो, लिमिटेशंस हो, स्टिल बहुत सारे बेनिफिशरीज को इससे फ़ायदा हो रहा है जो अवेयर हैं. तो लैंडमार्क ये सर्विस डिलीवरी के लिए है. UHC को अचीव करने का एक बहुत अच्छा जरिया है PMJ. इज इट क्लियर? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ. सतत विकास के माध्यम से हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस कर सकते हैं. सोशल इंक्लूजन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. क्रिटिकली एग्जामिन इंडियाज पॉलिसी मेजर्स एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स एम्ड एट अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो भारत की कौन कौन सी वो पॉलिसीज़ हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर रही हैं, वो हमें आंसर के माध्यम से लिखना है. विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज आउटलाइंड इन 2030 एजेंडा
requires integration of economic growth, environmental sustainability, and social equity. India, a signatory to UN SDGs, has launched several policy frameworks and governance reforms aligned with 17 SDGs. India's policy and institutional frameworks for achieving SDGs. नीति आयोग as the nodal coordination body. नीति आयोग को क्या बनाया गया है? नोडल कोऑर्डिनेशन बॉडी बनाई गई है कि सतत विकास लक्ष्य को अगर हमें पाना है तो नीति आयोग जो है वो कोऑर्डिनेशन करेंगे डिफरेंट स्कीम्स की. So Niti Aayog spearheads SDG localizations through index-based ranking, aligning state policies with global targets. Then National Action Plan on Climate Change. So NAPCC addresses SDG 7, 13 and 15 through missions like National Solar Mission. तो SDG 7 के लिए, 13 के लिए, 15 के लिए कौन कौन से मिशंस कौन कौन सी स्कीम्स मददगार है? नेशनल सोलर मिशन, नेशनल वाटर मिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन. फिर हर घर जल योजना जो है, जल जीवन मिशन, वाटर टू ऑल, वाटर फैसिलिटी फॉर ऑल, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करता है. सो जल जीवन मिशन SDG 6 एम्स टू प्रोवाइड पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल हाउस होल्ड. देन प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना के माध्यम से भी स्कीम्स लाइक PM आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल एंड उज्ज्वला योजना, क्लीन कुकिंग फ्यूल के माध्यम से भी SDGs को अचीव किया जा रहा है. देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, SDG में एजुकेशन के लिए भी है, एजुकेशन फॉर ऑल. सो NEP 2020 aligns with SDG for equality education by promoting equity, digital literacy and multilingual learning. अभी हमने NEP डिस्कस भी किया है. E-governance and direct benefits transfer. So digital tools like आधार linked DBT, जन धन आधार मोबाइल योजना, इन सब स्कीम्स ने मिलकर SDG अचीव करने में मदद की है. इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड फाइनेंस मैकेनिज्म्स, अंतर्राष्ट्रीय जो भी संगठन है उनके साथ मिलकर कोऑर्डिनेट कर SDGs को अचीव किया जा सकता है. नाउ व्हाट आर दी चैलेंजेस? क्या चैलेंजेस है? सो सबसे पहला है अनइवन इंटर स्टेट प्रोग्रेस एंड इंस्टीट्यूशनल गैप्स. कुछ स्टेट्स SDG अचीव करने के लिए जो भी स्कीम्स हैं उनको इफेक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ राज्य अभी भी पीछे हैं. So while some states, Kerala and Himachal Pradesh, perform well, others lag due to institutional weakness and data tracking. Then fragmented policy implementation. Policy बन तो गई लेकिन उसका implementation अच्छे से नहीं हो रहा है. Fiscal constraints, fund नहीं है चलाने के लिए. So local bodies and state governments lack financial autonomy. Then environmental degradation, regulatory dilution. So rapid urbanization, जो तेजी से urbanization हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं रोड बनाने के लिए, हाईवेज बनाने के लिए, वो हमारे इन्वायरमेंटल SDGs को कर्टेल कर रहे हैं. देन जेंडर एंड सोशल डिस्पैरिटी, जो भारत में एक बड़ी समस्या है, जेंडर डिस्पैरिटी की, वुमेन एम्पावरमेंट पर फोकस नहीं हो रहा है. सो डिस्पाइट वेलफेयर स्कीम्स, इश्यूज लाइक फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जेंडर बेस्ड वायलेशन एंड डिजिटल एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन रिमेन सिग्निफिकेंट. देन डेटा डिफिशिएंसी, डेटा प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, सर्वेस प्रॉपर कंडक्ट नहीं हो रहा है. सो SDG इम्प्लीमेंटेशन इज हिंडर्ड बाय पुअर क्वालिटी एंड आउटडेटेड डेटा. नेक्स्ट इज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी. कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो क्लाइमेट के वजह से काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंट करना, डेवलपमेंट करना उन एरियाज में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. नाउ व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड क्या है? तो जो भी लिमिटेशंस हैं उन पर ही कार्य किया जाए, लोकल गवर्नेंस को ऑटोनॉमी दी जाए, डिसेंट्रलाइजेशन को ज़्यादा बढ़ाया जाए. मतलब पंचायत लेवल पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अर्बन लोकल बॉडीज़, ये भी स्कीम चला के SDGs को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, बट उनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है. सो फाइनेंस कमीशन के माध्यम से बोथ सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन शुड लिंक फंड डेवल्यूशन विथ SDG के आधार पर फंड का एलोकेशन किया जाए कि हाँ वाटर एक्सेसिबिलिटी देनी है तो वाटर का कनेक्शन सबके पास होना चाहिए, उसके लिए अलग फंड है. कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल कन्वर्जेंस, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल्स. सो स्ट्रेंथनिंग अर्बन लोकल बॉडीज, प्रमोटिंग वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव्स एंड इंसेंटिवाइजिंग ग्रीन बिल्डिंग्स विल अलाइन अर्बनाइजेशन विद SDG 11 एंड 12. तो आपको इन आंसर्स में SDGs का रेफरेंस देते हुए कौन कौन सी स्कीम्स हैं, कौन कौन सी स्कीम्स किस क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य करेंगी, ये आपको अपने आंसर्स में लिखना है फॉर बेटर मार्क्स. Coming to the conclusion, India has taken significant strides in aligning developmental goals with sustainability principles. Achieving the SDGs by 2030 requires intersectoral collaboration.
हर सेक्टर को मिलकर कार्य करना होगा इसको अचीव करने के लिए। So that will be question number 15. Moving on, question number 16. Critically analyze the role of self-help groups in women empowerment. किस प्रकार से स्वयं सहायता समूह जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट में किस प्रकार से कार्य कर रहा है, एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल इंडिया। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं क्या? तो गांव ग्रामीण क्षेत्र में चाहे अर्बन क्षेत्र में महिलाएं मिलकर एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेती हैं और कुछ छोटा छोटा उद्योग करती हैं और उसके माध्यम से अपना जीवन यापन करती हैं या फिर अर्निंग करती हैं, जिससे वुमेन एम्पावरमेंट भी होता है। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर स्मॉल वॉलंटरी एसोसिएशंस primarily of rural women aimed at collective savings, mutual support and access to microcredit. They play a pivotal role in socio-economic empowerment, promoting financial inclusion. सामाजिक और आर्थिक रूप से बदलाव के क्षेत्र में ये काफ़ी सहायक है। Now what is the role of SHGs? क्या है रोल ऑफ SHG? So catalyst for economic independence. वुमेन्स जो है वो खुद में इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हो पाए, इसके लिए ये SHGs काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। इज इट क्लियर? तो SHGs प्रोवाइड एक्सेस टू माइक्रो फाइनेंस विदाउट कोलैटरल, बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटी है। इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन, सो थ्रू रेगुलर सेविंग्स, रिकॉर्ड कीपिंग एंड इंटरेक्शन विद बैंक्स, SHG मेंबर्स गेन फाइनेंशियल नॉलेज। लगातार बैंकों से इंटरैक्ट करके ग्रुप में अगर आप जा रहे हैं तो फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो बढ़ती है, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती है तो सेविंग्स बढ़ती है। स्ट्रेंथनिंग सोशल कैपिटल एंड कलेक्टिव एजेंसी, सो SHGs enable women to voice concerns on domestic violence, sanitation and public service delivery. In states like Tamil Nadu and Andhra Pradesh, SHGs have led to community audits. इन राज्यों में कम्युनिटी ऑडिट्स भी किया गया है SHGs के माध्यम से। एम्पावरमेंट थ्रू डिसीजन मेकिंग, ग्रुप्स बनेगा, कार्य करेंगे, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होगी तो लीडर्स डेवलप होंगे और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, जिससे एम्पावरमेंट होगा। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल आउटकम्स भी है। सो SHGs आर इंस्ट्रूमेंटल इन प्रमोटिंग मैटरनल हेल्थ, वैक्सीनेशन ड्राइव्स एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस, वुमेन कम्युनिटी में खासकर। इज इट क्लियर? अब इसमें चैलेंज क्या है? तो सबसे बड़ा चैलेंज क्रेडिट लिंकेज कहा जाता है। So despite various schemes, many SHGs struggle to access adequate credit. बहुत सारी स्कीम्स है बैंकों की, सरकार की, इसके बावजूद SHGs को क्रेडिट लेने में समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। Dominance by elites and internal conflicts. So in some regions, SHGs are captured by dominant caste. कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर SHGs का कंट्रोल अपर क्लास के पास है और उनके कहने पे ही सारी चीज़ें होती हैं, तो जो लोअर क्लास के मेंबर्स हैं उनको तब बेनिफिट नहीं हो पाता। देन लिमिटेड स्किल एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है। जियोग्राफिक सेक्टोरल इक्विटी एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, SHGs द्वारा अभी भी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और खासकर ये समस्याएं होती हैं जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज होते हैं वहाँ पर, तो कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं हो पाता है। अब सरकार की क्या क्या मेजर्स हैं? व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट SHGs को एम्पावर करने के लिए? सबसे पहले है DNRLM, दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसके माध्यम से एम्स टू रीच 10 करोड़ रूरल वुमेन ऑफरिंग इंटरेस्ट सबवेंशन। लोन लिया तो इंटरेस्ट उसका कम कर दिया जाएगा। क्रेडिट लिंकेजेस एंड क्लस्टर लेवल फेडरेशंस, तो इस स्कीम के माध्यम से एक्सेस टू क्रेडिट, फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग SHGs को बढ़ावा मिलता है। मिशन शक्ति एंड फाइनेंशियल सपोर्ट SHGs, लॉन्च इन 2023, मिशन शक्ति फोकसेस ऑन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ SHGs विद स्टार्टअप। देन प्रमोशन ऑफ SHGs इंटरप्राइजेस थ्रू स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप, विलेज लेवल पर स्टार्टअप को प्रमोट करना और खासकर SHGs में, वुमेन्स में, ताकि वो खुद में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अचीव कर पाए। डिजिटल एम्पावरमेंट, ई शक्ति प्लेटफॉर्म, तो ई शक्ति या डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ नाबार्ड एम्स टू डिजिटाइज SHGs रिकॉर्ड्स। SHG का जो भी रिकॉर्ड्स है, ट्रांजैक्शंस है, उसको डिजिटाइज किया गया है इसके माध्यम से। क्रेडिट स्कोर्स, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसका क्रेडिट स्कोर कैसा है, मतलब प्रीवियस लोन्स लिए हैं तो रीपे किए हैं, अगर रीपे किए हैं तो ईजिली एक्सेस टू क्रेडिट इनको मिलेगा और इससे ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिट वर्थीनेस डेवलप हो पाएगी।
Is it clear? Then livelihood clusters and market linkages. So these are very good points जो आपको अपने आंसर्स में लिखने चाहिए. So schemes like one district, one product and PM FME, food processing link SHGs to market demand. One district, one product के माध्यम से जो प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है, जो वैल्यूबल है, वो उसका प्रोडक्शन SHGs कर सकते हैं ताकि उनकी जो इनकम है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी. सो दीज आर दी गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट की जो भी सपोर्ट है SHGs के लिए. सो नो डाउट वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ग्रास रूट लेवल पर, विलेज लेवल पर SHGs का होना बहुत ही आवश्यक है. सो SHGs आर वाइटल टू इंडियाज विजन ऑफ इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटरी एंड जेंडर रिस्पॉन्सिव रूरल डेवलपमेंट. रिसेंटली लॉन्च्ड नमो ड्रोन दीदी स्कीम, a flagship scheme of the government, showcases that a right-based resilient SHGs ecosystem will drive grassroots transformation. तो अगर इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, एक्सेस टू क्रेडिट बढ़ाया जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन दिया जाए SHGs को, तो हमें बेहतर आउटकम देखने को मिल सकता है. So these model answers will help you a lot in your upcoming examination. Explain the concept of citizen charter, highlight its significance in ensuring good governance and analyze the reason for its poor implementation. So citizen charter मतलब एक जो डॉक्यूमेंट जिसमें सिटीजन्स को ये पता चलता है कि वो कौन कौन सी स्कीम्स उनके लिए अवेलेबल हैं, कहाँ से उस स्कीम्स को अप्रोच कर सकते हैं, उसका टाइमलाइन क्या है, सर्विस डिलीवरी का टाइमलाइन क्या है, ग्रीवियंसेस कैसे हैं, उसको सिटीजन चार्टर कहा जाता है. A citizen charter is a formal document that outlines the commitments of public agency. है आपने अप्लाई किया आधार के लिए, आधार कितने दिन में आएगा, ये सिटीजन चार्टर में मेंशन्ड होगा. टू इट्स सिटीजन्स रिगार्डिंग दी स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस डिलीवरी, जो सर्विस मिलेगी कितने दिन में मिलेगी, कब तक मिलेगी, कैसे मिलेगी, ग्रीवियंस कैसे होगा, कोई समस्या है कौन दूर करेगा, ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये सब सिटीजन चार्टर में मेंशन होता है. Originating from the UK Citizens Charter movement 1991, it was adopted in India to promote responsiveness. जो पब्लिक ऑफिसेज हैं वो उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़े, उनकी रिस्पॉन्सिवनेस बढ़े, उसके लिए सिटीजन चार्टर को इम्प्लीमेंट किया गया था भारत में भी. Now what are the components of citizen charter? तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि पब्लिक अवेयरनेस हो. So citizen charter is voluntary public declaration by government body stating the vision. इसका विजन क्या है, मिशन क्या है, सर्विस स्टैंडर्ड्स क्या है. इसके माध्यम से सिटीजन्स को ये जानकारी मिलती है कि उनके अधिकार क्या हैं और कौन कौन सी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. की कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू ARC रिपोर्ट, एवरी सिटीजन चार्टर मस्ट इंक्लूड विजन एंड मिशन. ARC के अनुसार हर सिटीजन चार्टर में उसका विजन मिशन होना चाहिए, डिटेल्स ऑफ उसकी सर्विसेज होनी चाहिए, कोई भी डिपार्टमेंट है उसके सिटीजन चार्टर में मेंशन होना चाहिए कौन कौन सी सेवा वो प्रदान कर रहे हैं, किस प्रकार की स्टैंडर्ड होगा उस सर्विस का, ग्रीवियंस कैसे एड्रेस कर सकते हैं, और एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सिटीजन्स. लीगल स्टेटस एंड गाइडलाइंस लीगली बाइंडिंग नहीं है, हालांकि सिटीजन चार्टर इज नॉट लीगली बाइंडिंग. मतलब आप पुलिस में जाके FIR नहीं कर सकते अगर उसमें डिले हो रहा है. ग्रीवियंस के लिए आपको सिर्फ शिकायत ही करनी पड़ेगी. ठीक है. सेवोत्तम मॉडल इंटीग्रेशन. So citizen charters are central to the Sevottam model, a quality management framework focused on citizen centricity. सेवा उत्तम हो, सेवोत्तम मतलब सेवा उत्तम हो, सिटीजन सेंट्रिक हो, जो लोगों को चाहिए वो उनको मिले. Use in public institution, local bodies. So charters have been introduced in sectors like railways, hospitals, municipal bodies and passport offices. Now what are the importance of citizen charter? Citizen charter का importance क्या है? जो ट्रांसपेरेंसी होती है, पारदर्शिता होती है, लोगों को पता रहता है कि हमने अप्लाई किया है वो कौन से स्टेज पर है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, लोगों के ही हित में कार्य किया जाता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल है. ठीक है. प्रमोट्स पार्टिसिपेटरी एथिकल गवर्नेंस, जो सरकारी ऑफिसेज हैं उनमें एथिकल गवर्नेंस को बढ़ावा मिलता है. कोई भी शिकायतें हैं तो उसको कैसे दूर किया जाए, मैकेनिज्म इजीली पता चलता है. एफिशिएंसी और टाइमलाइन जो है कि आपने आधार कार्ड दे दिया वो 1 साल बाद आ रहा है, नहीं, आधार कार्ड दिया तो 15-20 दिन 25 दिन जो टाइमलाइन है उसके अंदर आ रहा है. इन सब का इंप्रूवमेंट हुआ है सिटीजन चार्टर के माध्यम से.
चैलेंजेस क्या है इसमें? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कोई इसका लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। सिटीजन चार्टर में लिखा है कि 15 दिन में आपको सर्विस मिल जाएगी, नहीं लिखा तो आपने ग्रीवियंस दिया, वो ग्रीवियंस सॉल्व नहीं हुआ 1 महीने तक, 2 महीने तक, तो इसके लिए आप कोई FIR नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस एंड डिसेमिनेशन, अवेयरनेस भी नहीं है लोगों में, पता ही नहीं है उनको। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि हम किसी भी सर्विस, गवर्नमेंट से कोई भी सर्विस ले रहे हैं तो उसकी क्या टाइम लाइन है, क्या ड्यूरेशन है, क्या ग्रीवियंस है, कैसे मतलब ग्रीवियंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं हो रही, इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है सर्विस डिलीवरी का। वन साइडेड एंड टॉप डाउन ड्राफ्टिंग है। सो मेनी चार्टर्स आर डिजाइन विदाउट सिटीजन कंसल्टेशन, खुद से बना दिए जाते हैं, लोगों से नहीं कंसल्ट किया जाता। तो लोगों से कंसल्ट करेंगे तो आइडियाज़ मिलते हैं कि लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे। ट्रेनिंग नहीं है, so lack of training and institutional ownership, so officials are often unaware of indifferent towards charter implementation. Fragmented grievance redress platforms, ठीक है। so these are the challenges in citizen charter. no doubt citizen charter is very important किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अकाउंटेबिलिटी के लिए, बेटर सर्विस डिलीवरी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। So the second ARC, World Bank report and OECD guidelines suggest giving citizen charters statutory status. सिटीजन चार्टर को स्टैट्यूटरी स्टेटस देने की डिमांड की गई, मतलब इसको एक लॉ दिया जाए, लॉ बनाया जाए इसके लिए, ये डिमांड रखी गई थी। सिटीजन चार्टर्स आर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, सबसे बड़ी बात पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सिटीजन चार्टर का होना अति आवश्यक है। लेकिन जो भी इसमें चैलेंजेस हैं उनको दूर होना भी जरूरी है। अगर हम इसको स्टैट्यूट दे देते हैं, लॉ दे देते हैं, तो इसका इन्फोर्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। So that will be the conclusion. Now coming to question number 18. Examine the causes, legal frameworks and the effectiveness of India's efforts to eradicate child labor. तो चाइल्ड लेबर को इरेडिकेट करने के लिए जो भी फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं, लीगल फ्रेमवर्क्स, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सो चाइल्ड लेबर रिफर्स to the employment of children in work that deprives them of their childhood education and dignity. चाइल्ड लेबर किसे कहते हैं? यदि किसी यंग एज में किसी भी बच्चे को ऐसे काम में लगाया जाए जहाँ पे उसका एजुकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, डिग्निटी उसकी मेंटेन नहीं हो पा रही, उसे चाइल्ड लेबर कहते हैं। चाइल्ड लेबर एक अपराध है, उसके लिए कानून भी बना है। एंड इज हार्मफुल टू फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। Despite constitutional guarantees under Article 24 and progressive legislation, child labor remains prevalent due to structural socio-economic challenge. जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो चैलेंज है, गरीबी है, गांव-गांव के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, इवन अर्बन एरियाज में, स्लम एरियाज में जो गरीबी है, वहाँ पे फोर्स हो जाता है बच्चा कार्य करने के लिए। तो ये सामाजिक और आर्थिक कारण हैं जिस वजह से चाइल्ड लेबर्स को दूर नहीं किया जा रहा है या नहीं कर पा रहे हैं, डिस्पाइट उसके लिए फ्रेमवर्क बना हुआ है और लॉज भी हैं। सो रूट कॉज क्या है चाइल्ड लेबर का? तो सबसे बड़ा रूट कॉज क्या है भैया? ये है सबसे बड़ा रूट कॉज, पॉवर्टी, जो आपको अपने आंसर में लिखना है। पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक वनरेबिलिटी, गरीबी है, खाने के लिए, हर दिन खाने के लिए जूझना पड़ रहा है कि किस प्रकार से हम भोजन कर पाएं। सो फैमिलीज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड ऑफन डिपेंड ऑन चिल्ड्रंस अर्निंग्स फॉर सर्वाइवल। इन रीजन्स लाइक बिहार एंड झारखंड, poverty forces children into agriculture, construction and informal manufacturing. फोर्स हो जाते हैं खेतों में काम करने के लिए, कंस्ट्रक्शन क्षेत्रों में काम करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग में काम करने के लिए। देन लैक्स ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है। बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, स्कूल्स नहीं, कॉलेजेस नहीं है। सो पुअर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड टीचर एब्सेंटिज्म डिस्करेज स्कूलिंग इन ट्राइबल एरियाज एंड रूरल एरियाज। Unemployment and informal labor market. With adults facing job insecurity, children become substitutes for cheap complaint labor in informal sectors. Cultural and social norms. कुछ ऐसी communities हैं where child labor is normalized as training of duty. Girls are particularly affected, being pushed into household chores. Then debt bandage and interlinked labor. So many children work to repay family loans. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मजबूरी में कर्ज जो उनके पेरेंट्स द्वारा लिया जाता है उसको पे करने के लिए कार्य करते हैं, या जिनसे वो कर्ज लिए वो जबरदस्ती उनसे कार्य कराते हैं। ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इन्फोर्समेंट,
जानकारी की कमी होना कि चाइल्ड लेबर इज अ क्राइम. नाउ व्हाट आर द लीगल मेजर्स, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स? तो सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. सो आर्टिकल 24 खासकर ये बात बोलता है क्या कि आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर इन हजार्डस इंडस्ट्रीज. हजार्डस इंडस्ट्रीज में चाइल्ड लेबर नहीं होने चाहिए. आर्टिकल 21A गारंटीज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. साथ ही साथ आर्टिकल 21 से ये कहता है कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 उम्र के वर्ष के बच्चों के लिए मैंडेटरी है और सरकार को इसको प्रोवाइड करना ही करना है. फिर आर्टिकल 39E डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज. सो दीज आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो चाइल्ड लेबर के लिए बनाए गए हैं. फिर एंड इट इज मैंडेटरी टू राइट इट इन योर आंसर इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको इसको लिखना ही लिखना है. इज इट क्लियर? देन चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, इसके लिए नियम भी बनाए गए हैं. तो द लॉ प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, इन ऑल ऑक्यूपेशंस एंड एडोलसेंट्स 14 to 18 इन हजार्डस वर्क. मतलब 14 से कम तो कहीं भी कार्य नहीं कर सकते और 14 से 18 जो है वो हजार्डस वर्क नहीं कर सकते जहाँ पे उनके हेल्थ को खतरा है, जैसे बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन जो हैवी कंस्ट्रक्शन एरियाज है वहाँ पर. However, it allows children to help in family enterprises. खुद के कार्य हैं, खुद के बिजनेस है तो वहाँ पे अलाउड है. Then the right of children to free and compulsory education act RT 2009. Right to Education Act भी पास किया गया है कि शिक्षा देना जरूरी है. So RT Act ensures free education mandating neighborhood, schools, infrastructure and standards. But still इन सब safeguards के बजाय, इन सब safeguards होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे अभी भी फोर्स हो जाते हैं कार्य करने के लिए, अपनी पढ़ाई तक को छोड़ना पड़ता है. जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015. सो इट ट्रीट्स चिल्ड्रन engaged in labor as children in need of care and protection. अगर कोई भी चाइल्ड लेबर है तो उसे कैसे ट्रीट किया जाता है? चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिन्हें केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है. Then there is a national policy also, national policy on child labor and statutory bodies and enforcement agencies. So National Commission for Protection of Child Rights, NCPCR, इसकी जिम्मेदारी है ऑल ओवर इंडिया इस चीज़ को मॉनिटर करना, सेफगार्ड करना कि कहीं भी चाइल्ड लेबर की एक्टिविटी ना देखने को मिले. What is the effectiveness of India's anti-child labor rights? क्या effectiveness है इन लॉज के माध्यम से, इन सेफगार्ड्स के होने के बाद क्या इफेक्टिव दिखता है हमें आज के समय में? तो नो डाउट इसका इम्प्रूवमेंट तो हमें देखने को मिला है. खासकर जो शिवकाशी केस था, शिवकाशी जहाँ पे फायर क्रैकर्स बनाए जाते थे, वहाँ पे चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था, वो ख़त्म किया गया. तो हैवी इंडस्ट्रीज़, वो इंडस्ट्रीज जो हार्मफुल है, वहाँ चाइल्ड लेबर अब देखने को नहीं मिलते. बट स्टिल कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर अदर बिजनेसेस में, अदर मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी प्रेवलेंट है. तो डिक्लाइन इन नंबर्स बट स्लो प्रोग्रेस, नंबर घटे हैं लेकिन प्रोग्रेस स्लो है. सेंसस 2011 शोड अ डिक्लाइन इन चाइल्ड लेबर फ्रॉम 12.6 मिलियन इन 2001 टू 10.1 मिलियन. चाइल्ड लेबर में कमी आई. हाउएवर द प्रोग्रेस इज अनइवन अक्रॉस स्टेट्स एंड सेक्टर्स. कुछ स्टेट्स में काफ़ी हद तक चाइल्ड लेबर खत्म हो गया, कुछ स्टेट्स में नहीं हुआ है. पुअर इम्प्लीमेंटेशन, जो भी फ्रेमवर्क्स हैं, लॉज हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है. फैक्ट्रीज में वर्क कर रहा है लेकिन कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है. इनइफेक्टिवनेस ऑफ आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. पेरेंट्स एडैमनेंट हो जाते हैं कि नहीं भेजना है बच्चे को. रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स एंड लैक डेप्थ. अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ बजट एलोकेशंस, जो बजट अलॉट किए जाते हैं इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए, उनका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं होता है. इज इट क्लियर? रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड जुडिशरी. सो एनजीओज लाइक बचपन बचाओ आंदोलन एंड जुडिशियल इंटरवेंशंस, एग्जाम्पल MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, हैव क्रिएटेड पब्लिक अवेयरनेस. नो डाउट इन सब के माध्यम से पब्लिक अवेयरनेस डेवलप हुई है, बट स्टिल ये प्रोग्रेस काफ़ी स्लो है. So India's legal and policy framework to combat child labor is comprehensive on paper but suffers from gaps in implementations.
तो इन जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, इन्हें हमें दूर करना पड़ेगा। अपनी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, एनालाइज हाउ रशिया यूक्रेन वॉर हैज रीशेप्ड ग्लोबल एनर्जी। किस प्रकार से रशिया यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल एनर्जी को रीशेप किया है। फूड सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। डिस्कस द implications of these shifts for India's economic diplomacy। तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो कि ऑनगोइंग है सिंस फरवरी 2022, 3 साल होने को हैं, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है। 3 साल हो चुके, सॉरी, चौथा, दिस इज द 4th ईयर। हैज फंडामेंटली डिस्टर्प्टेड ग्लोबल एनर्जी। ग्लोबल एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हुआ है इससे। फ्लोज एग्रीकल्चर, सप्लाई चेन से फाइनेंशियल सिस्टम्स। तो रशिया ने बहुत सारे ऐसे एरिया को कवर कर रखा है जहाँ यूक्रेन से ग्रेन्स आते थे उसको ब्लॉक कर रखा है, जो उसके एनर्जी रिजर्व्स थे उस पर कब्जा जमा रखा है। तो डिस्ट्रप्शंस हुए हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, सप्लाई चेन में एंड एनर्जी में। इट एक्सपोज्ड वल्नरेबिलिटीज इन ग्लोबलाइजेशन, फूड सिक्योरिटी एंड एनर्जी डिपेंडेंस, ट्रिगरिंग रीअलाइनमेंट्स इन ट्रेड। लोगों को अपनी ट्रेड पॉलिसीज चेंज करनी पड़ रही हैं। ग्लोबल स्ट्रक्चरल डिस्ट्रप्शंस, so volatility in global energy markets, so sanctions on Russia oil and gas created supply constraints। बहुत सारे देशों ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिया कि कोई इनसे परचेज नहीं करेगा, उसकी वजह से सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हो गया, लिमिटेड हो गया। पुशिंग ब्रेंट क्रूड अबव $100 बैरल इन 2022, $100 से भी ज़्यादा हो गया है। एक टाइम पे $20, $22, कोविड के समय में $34 पे था ये। ठीक है। Then realignment of energy trade routes. So Russia redirected oil exports to India। रशिया ने, क्योंकि भारत ने सैंक्शन लगाए नहीं, तो रशिया ने अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स को इंडिया में, चाइना में भेजना स्टार्ट किया। एंड अदर्स एट डिस्काउंटेड प्राइसेस, वीकनिंग द वेस्टर्न डोमिनेटेड एनर्जी मार्केट। इससे वेस्टर्न की जो मार्केट थी उससे कम दाम में भारत और चाइना को सप्लाई कर रहा है ऑयल, और सबसे बड़ी कंज्यूमर्स यही दोनों हैं। तो वेस्टर्न की जो मार्केट है वो टूट गई। शॉक टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। सो यूक्रेन एंड रशिया की एक्सपोर्टर्स ऑफ व्हीट एंड सनफ्लावर ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स फेस्ड एक्सपोज डिस्ट्रप्शंस। व्हीट का, सनफ्लावर ऑयल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है रशिया और यूक्रेन, लेकिन वॉर की वजह से ये चीज़ें रुक गई हैं या फिर हैम्पर हुई हैं। डिस्ट्रप्शन इन फर्टिलाइजर सप्लाई चेन्स, रिस्क इन ग्लोबल इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट्स। अब सप्लाई कम होगा, डिमांड ज़्यादा है, तो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलेगा। करेंसी डिप्रिशिएशन, एज द US dollar strengthened, emerging markets like India saw currency depreciation, leading to import cost escalation। डॉलर की प्राइस बढ़ेगी, डॉलर का मूल्य बढ़ेगा तो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, बर्डन बढ़ जाएगा। जियोपॉलिटिकल रिस्क एंड सप्लाई चेन रीओरिएंटेशन, वॉर एक्सपोज सप्लाई चेन फ्रैगटाइल्स, इंकरेजिंग कंट्रीज टू डाइवर्सिफाई इंपोर्ट्स। अब जो पहले से ट्रेड चला आ रहा था कि एक ही जगह से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको डाइवर्सिफाई करना है, अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें मंगा रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। इम्प्लीकेशंस ऑफ द ग्लोबल शिफ्ट्स फॉर इंडियाज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। भारत की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में क्या चेंजेस आए हैं? तो सबसे बड़ा चेंजेस तो ऑयल का आया है। ऑयल जो अभी हम ज़्यादातर वेस्टर्न, मतलब इधर से सेंट्रल एशिया से लेते थे, अब हम रशिया से लेने लगे। So India increased oil imports from Russia, gaining economic leverage while maintaining strategic autonomy. Wheat and rice diplomacy and mid-fruit crisis. India exported wheat to Egypt, Sri Lanka and Bangladesh during initial shortages using agricultural surplus. क्योंकि भारत wheat और rice के मामले में agricultural surplus में हमेशा रहता है, तो यहाँ पर भारत के लिए एक opportunity हो गई कि जो यूक्रेन से wheat जाते थे रशिया से, वो export नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो भारत को एक नया market मिल गया। Diversifying economic partnerships. So India deepened ties with UAE, Australia and France, signing FTAs and energy deals to hedge against over-dependence on any one region. Enhanced goal in global South diplomacy. So India amplified its image as a voice for developing nations, extending humanitarian energy aid to Sri Lanka, Maldives and African countries. तो भारत के लिए ये एक अच्छा मौका था, एक strategic shift है। National security and economic implications for India. Rising import bills and current account deficit. High global prices of crude oil, fertilizers and edible oils widened India's current account deficit. India का current account deficit बढ़ गया क्योंकि
खासकर ये ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। अब रशिया पूरी तरीके से तो मीट नहीं करेगा डिमांड, तो अदर कंट्री से भी मंगाना पड़ा है जो हाई रेट में मिल रहा है। थ्रेट टू फूड इन्फ्लेशन, फूड की कॉस्ट बढ़ गई। बैलेंसिंग रिलेशंस विद रशिया एंड द वेस्ट, रशिया को अप्रोच करो तो वेस्ट नाराज, वेस्ट को करो तो रशिया नाराज, तो ये बैलेंस करने की प्रॉब्लम। स्ट्रेंथनिंग स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड मल्टीपोलैरिटी, द वॉर री-इन्फोर्स्ड इंडियाज कमिटमेंट टू स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, रेजिस्टिंग अलाइनमेंट विथ मिलिट्री ब्लॉक्स। तो भारत का जो रेजोल्यूशन था कि हम किसी भी मिलिट्री ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं होंगे, उस कमिटमेंट को फिर से स्ट्रेंथन किया गया है। सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट्स, so India became a potential alternative investment destination under the China +1 strategy. The war induced rethinking of supply networks. Supply networks को फिर से रीथिंक करने का मौका मिला है इस वॉर की वजह से। Is it clear? So no doubt रशिया यूक्रेन वॉर कैटेलाइज तो इसने किया ही है, टेक्टोनिक शिफ्ट किया है इन ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, ऑफरिंग बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड वनरेबिलिटीज। अपॉर्चुनिटीज भी भारत के लिए हैं बट वनरेबिलिटीज भी हैं, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जा रहा है। स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग, इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड प्रोएक्टिव मल्टीलैटरल एंगेजमेंट विल बी की टू सेफगार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट। Coming to question number 20. So this is related to the पहलगाम अटैक, और आप इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिएगा यूपीपीएसएस में, क्योंकि ये रिसेंट का इवेंट है और इंपॉर्टेंट इवेंट है। So evaluate India's counter-terrorism strategy in the context of the cross-border terrorism with specific reference to the recent Pahalgam attack. What challenges does India face in addressing state-sponsored terrorism and how can it enhance its counter-terrorism framework? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो भारत के काउंटर टेररिज्म तो बहुत दिनों से चल रहा है। So India's counter-terrorism policy has evolved in response to persistent cross-border threats. लगातार कुछ ना कुछ होता ही रहता है। Largely emanating from state-sponsored actors in Pakistan. सबसे बड़ा state-sponsored terrorism पाकिस्तान से originate हो रहा है। The recent Pahalgam terror attack targeting security forces and civilians highlights continuing infiltration, sleeper cell activity and hybrid warfare tactics. तो इनसे लड़ने के लिए भारत का काउंटर टेररिज्म स्ट्रांग होना चाहिए। सो इंडियाज काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर थ्रेट, तो भारत ने अपने सर्विलांस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा रॉबस्ट बना रखा है। सो रॉबस्ट इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क एंड सर्विलांस। ना इट कैन बी सेड दैट इट वाज एन इंटेलिजेंस फेलियर कि पहलगाम में अटैक हुआ, बट स्टिल बहुत सारे अटैक्स होते हैं जो टाल दिए जाते हैं, जो न्यूज़ में हाईलाइट नहीं होते हैं। तो भारत ने अपनी इंटेलिजेंस सिस्टम को रॉबस्ट किया है। So India has strengthened its intelligence ecosystem through agencies like IRB, RAW and NTRO, supported by multi-agency centers. Is it clear? Then defensive military infrastructure and border security. Fencing along LOC, LOC के पास fencing चल रही लगभग, not on the Himalayas but जो plain areas हैं वहाँ पे fencing का कार्य हो रहा है। Surgical strikes भारत ने in response टूरी अटैक किया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक्स इन रिस्पॉन्स टू पुलवामा अटैक किया था, ये दिखाने के लिए कि हम किसी के आगे भी झुकने वाले नहीं हैं और हम अंदर घुसकर वार कर सकते हैं। लीगल मैकेनिज्म्स अंडर यूएपीए एंड आईए एक्ट, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए एम्पावर्स एजेंसीज टू बैन ऑर्गेनाइजेशन, अरेस्ट सस्पेक्ट्स एंड सीज टेरर फाइनेंसिंग। कोई भी इस तरीके की गतिविधि है तुरंत उसको सीज किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, सजा दी जाएगी। Terror funding crackdown and FATF compliance. So India has prioritized financial intelligence and worked with FIU, IND and ED to trace Wala network. Its diplomatic push led to Pakistan's grey listing by FATF. FATF द्वारा पाकिस्तान को grey list किया गया था। Then engagement in multilateral counter-terrorism forums. तो बहुत सारे ऐसे forums हैं जो counter-terrorism के लिए कार्य करते हैं, जैसे कि SCO, FATF, इंटरपोल, उनके साथ इंगेजमेंट भारत का बढ़ा है। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि पाकिस्तान पनाह देता है टेररिज्म को। सो सेफ हेवेंस इन पाकिस्तान, नॉन स्टेट प्रॉक्सीज। सो ग्रुप्स लाइक लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, द रेजिस्टेंस फोर्स पहलगाम अटैक के पीछे जो थे, ऑपरेट विथ टैसिट स्टेट सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। ISI मिलिट्री, हाइब्रिड मिलिटेंसी एंड रेडिकलाइजेशन, न्यू एज टेररिस्ट, यंग बच्चे भी टेररिज्म में इन्वॉल्व किए जा रहे हैं पाकिस्तान द्वारा।
इन एजेंसीज द्वारा चाइना पाकिस्तान का नेक्सस and geopolitical shielding. China has shielded Pakistan university resolutions by blocking terror designations against leaders like Masood Azhar. China ने हमेशा सपोर्ट किया है पाकिस्तान का, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, बिकॉज इट वांट टू कंट्रोल दी LOC रीजन. Cross border drone infiltration. So terror groups have increasingly used drones to drop weapons and narcotics across the LOC. Infiltrate नहीं कर पा रहे हैं तो ड्रोन से हथियार को गिरा रहे हैं, स्मगलिंग हो रही ड्रोन से. तो ये चैलेंज है भारत के लिए. नाउ स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं? तो स्ट्रेंथन भारत कर रहा है, और इसमें और भी अप्रोच अगर किए जाएं तो बेहतर काउंटर टेररिज्म नेटवर्क बनाया जा सकता है. एस्टैब्लिशिंग ए नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर कैन सेंट्रलाइज इंटेलिजेंस ऑपरेशंस एंड प्रोसिक्यूशन. तो एक सेंट्रल अथॉरिटी बना दो. अपग्रेडिंग ड्रोन एंड साइबर डिफेंस सिस्टम्स. हमारे जो ड्रोन हैं, टेक्निकल सिस्टम्स हैं, जैमर्स हैं, इनको एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ डिप्लॉय किया जाए. रिफॉर्मिंग क्रिमिनल जस्टिस एंड ट्रायल मैकेनिज्म्स. सो स्पेशल फास्ट ट्रैक टेरर कोर्ट्स होनी चाहिए, जहां केवल टेरर केसेस की सुनवाई हो और तुरंत उसमें फैसले हों. लेवरेजिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग. जो देश टेक्नोलॉजिकल काफ़ी एडवांस्ड है, उनसे हमें इंटेलिजेंस शेयर करनी पड़ेगी. सो इसराइल हो गया, फ्रांस हो गया, US हो गया, गल्फ नेशंस. Then mainstreaming de-radicalization of counter narratives. जो भी लोग ये फोर्सेस ज्वाइन करते हैं, TRF, जैश-ए मोहम्मद, उनकी काउंसलिंग जरूरी है. उन्हें बताना जरूरी है that these activities are not good. So counter terror efforts must include psycho-social counseling, religious reforms movements, and online content regulation. Pushing for global terror finance reform. So India should continue its push for global terror finance tracking systems via FATF. FATF एक यहाँ पर अच्छा प्लेटफॉर्म है. So no doubt India is doing very good in the counter terrorism, but still many reforms needs to be made, जिसके बाद हमारे काउंटर टेररिज्म और भी बेहतर किया जा सकता है. और खासकर पहलगाम अटैक के बाद भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर, वो भी आप मेंशन करेंगे इसमें, यहाँ पे कंक्लूजन में मेंशन किया गया है. The Pahalgam attack reaffirms the enduring threat of cross-border state-sponsored terrorism to India's sovereignty and security. While India has taken bold strikes, that is Operation Sindoor, to counter-strike on terrorist bases. A multi-layered counter-terror architecture rooted in strategic autonomy, global cooperation, and grassroots resilience is the need of the hour. So multi-approach हमें चाहिए. So that will be the discussion of GS paper 2, question number 11 to 20. Hopefully you have got the points that you have to write in your answers, और आपके आंसर्स और भी बेहतर हों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले आने वाले एग्जामिनेशंस में. सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे.